हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि सीबीएसई का आपका 12th पॉलिटिकल साइंस का बोर्ड एग्जाम जो है 19 मई 2021 को होने जा रहा है। तो इसी के रिगार्डिंग जो है आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि हमने जो है इस सीरीज़ में जो है आपको मॉडल सैम्पल क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के बारे में डिस्कशन करा है। यानी कि इससे पहले भी हमने जो है 4 वीडियो के पार्ट बना दिए हैं, उसका भी लिंक आपको प्लेलिस्ट का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे की तरफ मिल जाएगा। ठीक है, तो आप जाके उन्हें भी देख सकते हो। तो चलिए हम इस वीडियो में मैं आपको बता दूं, यही डिस्कस करेंगे कि आपका जो है मॉडल सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो है पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 का मतलब कि जो आपका क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस का जो आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर है विद सॉल्यूशन, ठीक है, विद आंसर के साथ यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिएगा, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर डिस्प्ले पे आपको आउट हो रहा होगा कि अभ्यास प्रश्न पत्र 5 2020 और 21, ठीक है, 2021 में जो स्टूडेंट एग्जाम देने जा रहे हैं उसके लिए जो है हमने मॉडल क्वेश्चन पेपर जो है हमने सीरीज चला रखी है। तो ये हमारी 5वीं वीडियो है। तो कक्षा 12 तो विषय आप देख सकते हो राजनीति विज्ञान, और आपका हिंदी में मतलब और 028 आपका ये पेपर कोड है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं रफ्तार और विस्तार के साथ। तो देखिएगा यहाँ पर समय 3 घंटे का और अधिकतम अंक आपके 80। ठीक है, सामान्य निर्देश आपके दे रखे हैं। तो सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। सेक्शन ए के अंदर जो हमारे सभी क्वेश्चन है 1 से लेकर प्रश्न संख्या 16 तक, ये सभी प्रश्न आपके वस्तुनिष्ठ प्रकार के हैं। और सेक्शन बी के अंदर अवतरण यानी कि गद्य अंश पर आपको आधारित प्रश्न मिलेंगे और 17 से 18 तक हैं। और प्रत्येक अंक जो है आपका 1 अंक का प्रश्न है मतलब कि, और एमसीक्यू बेस आपके प्रश्न है, बहुविकल्पीय मतलब। चौथा पॉइंट कह रहा है कि 19 से 22 तक जो हमारे प्रश्न है वो 2 अंक के हैं और इन सवालों के जवाब आपको 40 से शब्दों से अधिक नहीं देने। ठीक है, 5वां पॉइंट है 23 से लेकर 27 तक जो हमारे प्रश्न है वो 4 अंक के हैं और इन सवालों के जवाब आपको 100 शब्दों से अधिक नहीं देने। 28 से 29 जो हमारे क्वेश्चन है वो मानचित्र और कार्टून प्रश्नों से संबंधित है, जिनमें से आपको प्रत्येक के अनुसार जो है आपको 5 अंक दिए जाएंगे। ठीक है, आपका 30 और 31 32 जो हमारा क्वेश्चन है यानी कि लास्ट के हमारे 3 क्वेश्चन जो हैं वो 6 अंक के हैं और इन प्रश्नों के उत्तर आपको जो है 150 शब्दों से अधिक नहीं देने हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन के मेन पोर्शन पे, सेक्शन ए की तरफ। तो सेक्शन ए हमारा शुरू हो चुका है। तो चलिए सेक्शन ए का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आप देख सकते हो यहाँ पर जो है कि दिए गए कथन के लिए सही अथवा गलत लिखिए। ठीक है, तो बताना है कि ये कथन जो है हमारा गलत है या सही है नीचे वाला। तो ब्राज़ील गुटनिरपेक्ष, देखिएगा ब्राज़ील से गुटनिरपेक्ष आंदोलन का कोई वो नहीं है, और हम इस पूरे वाक्य को पढ़ लेते हैं एक बार। ब्राज़ील गुटनिरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक सदस्य है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो आप इसको असत्य लिख दोगे यानी कि गलत लिख देना। असत्य सत्य नहीं पूछा है, सही और गलत पूछा है। ठीक है, सीएटो का पूर्ण नाम पूछा है, और सीएटो का पूर्ण नाम बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज रहते हैं कि यार संगठनों की, गठबंधनों की जो हमारी फुल फॉर्म होती है, अगर हम हिंदी में लिखें या इंग्लिश में लिखें। तो देखिएगा जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो हिंदी में लिख दें, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम में लिख दें। ठीक है, तो देखिएगा सीएटो की हमारी फुल फॉर्म दक्षिण पूर्व एशिया संधि संगठन है। ठीक है, और इसे इंग्लिश में साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। तो चलिए हम जो है अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा एमसीक्यू का आ चुका है। जैसा कि आपको पता ही होगा सीबीएसई में आपका जो है अब सिलेबस भी चेंज हुआ है, आपका क्वेश्चन पेपर का पैटर्न भी चेंज हुआ है और एमसीक्यू क्वेश्चनों की भी संख्या आपको बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन है शीत युद्ध के दौर में पूंजीवाद और समाजवाद के बीच विश्व विभाजन का एक बेहतरीन उदाहरण किसे माना जाता था। ठीक है, चीन की दीवार को, बर्लिन की दीवार को, स्टैचू ऑफ लिबर्टी को। तो बर्लिन की दीवार इसका सही उत्तर है, क्योंकि बर्लिन की दीवार को विभाजन का आधार माना जाता था समाजवाद और पूंजीवाद के बीच। ठीक है, और चौथा आपका पॉइंट है सोवियत संघ के किस राष्ट्रपति ने पेरेस्ट्रोइका और ग्लास्नोस्ट शब्द का प्रयोग किया। आपको पता होना चाहिए, मिखाइल गोर्बाचेव इसका उत्तर आएगा। ठीक है, मिखाइल गोर्बाचेव जो हमारे यूएसएसआर के लीडर थे। ठीक है, या सोवियत संघ के। तो देखिएगा सोवियत संघ के ये पेरेस्ट्रोइका, ग्लास्नोस्ट जो हैं सोवियत संघ को विघटित करने के लिए इनका जो है बहुत बड़ा योगदान रहा, इन योजना नीतियों का हम यूँ कह सकते हैं। 5वां पॉइंट है दिए गए कथन को सही अथवा गलत बताना है आपको। ठीक है, तो जापान ब्रिक्स संगठन का महत्वपूर्ण सदस्य है, नहीं जी बिल्कुल नहीं। ठीक है, आपको गलत लिख देना है। ठीक है, 6वां पॉइंट कह रहा है भारत में उदारीकरण की शुरुआत किस वर्ष से मानी जाती है। आपको पता होना चाहिए उदारीकरण की शुरुआत जो है हमारी, उस दौरान हमारे फाइनेंस मिनिस्टर 1991 में की बात पूछ रहा है, और ये किस वर्ष की बात कह रहा है। तो 1991 में हुई थी। उस दौरान हमारे फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह थे और हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर हमारे पीवी नरसिम्हा राव थे। ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव के दौर में हमारी एलपीजी नीति लाई गई थी, और एलपीजी में जो हमारा
एल है यानी कि लिबरेशन। तो लिबरेशन का अर्थ ही उदारीकरण होता है हिंदी में, और एलपीजी की फुल फॉर्म है आपका लिबरेशन, आपका प्राइवेटाइजेशन और आपका ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो ये 1991 में लाई गई थी हमारे उस दौरान फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह और आपके प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव। तो 1985 बिल्कुल गलत, 1995 बिल्कुल गलत और 199 बिल्कुल गलत। ठीक है, लेकिन हमारा 1991 जो हमारा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। जो हमारा क्वेश्चन पंडित जवाहरलाल नेहरू की सिस्टर से रिलेटेड है। तो 7वां क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र, और रुकिए जरा 1 मिनट यार, ज़्यादा ही जूम कर लिया। संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा जी, यानी कि जो हमारी संयुक्त राष्ट्र महासभा के अंदर जो है हमारी फर्स्ट जो जनरल असेंबली के अंदर जो हमारी फर्स्ट वुमेन चेयरमैन रही वो कौन रही जनरल असेंबली की? ठीक है, तो बताइए। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए विजय लक्ष्मी पंडित। ठीक है, विजय लक्ष्मी पंडित हमारी प्रथम महिला अध्यक्ष थी भारत की ओर से जाने वाली। ओके, याद रहेगा विजय लक्ष्मी पंडित हमारी पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन का नाम है। ठीक है, 8वां क्वेश्चन है बोधचंद्र सिंह किस रियासत के महाराजा थे? आपको पता होना चाहिए इसका भी उत्तर यारो कि ये नॉर्थ ईस्ट से हैं। ठीक है, आपका वही मणिपुर से आए। ठीक है, तो मणिपुर से थे बोधचंद्र आपके। अरे कहाँ गया क्वेश्चन यार, हाँ ये रहा बोधचंद्र सिंह। ठीक है, बोधचंद्र सिंह आपके रियासत का नाम मणिपुर। 9वां क्वेश्चन है राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? आपको पता होना चाहिए, एसआरसी बोलते हैं इसे शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, और राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हमारी आप देख सकते हो 1953 में हुई, और यहाँ पर ऑप्शन वाला ही क्वेश्चन है यानी कि एमसीक्यू बेस पर, और यहाँ पर दे रखे हैं ऑप्शन 1991 में, 1953 में, 1955 में और 1957 में। तो इसका जो सही उत्तर है वो हमारा ख ऑप्शन है 1953 में, यानी कि एसआरसी की उद्घाटन हुआ। स्टेट रीऑर्गेनाइज कमीशन बोलते हैं फुल फॉर्म एसआरसी की। 10th हमारा क्वेश्चन है 10वां, भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? दोस्तों आपको सबको पता होना चाहिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी आपके भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे। इनमें से कौन एक क्षेत्रीय दल नहीं है? ठीक है, क्षेत्रीय दल नहीं है वो आपको बताना है। अकाली दल ये दोस्तों एक क्षेत्रीय दल है, शिवसेना क्षेत्रीय दल है, बीजू जनता दल क्षेत्रीय दल है, बहुजन समाज पार्टी क्षेत्रीय दल नहीं है, ये आपका राष्ट्रीय दल है। ठीक है, क्षेत्रीय दल पूछा है, क्षेत्रीय दल का रीजनल पार्टी। ठीक है, नेशनल पार्टी नहीं पूछी क्योंकि बहुजन समाज पार्टी दोस्तों ये हमारी नेशनल पार्टी है। ठीक है, याद रहेगा। तो इसका जो सही उत्तर है वो बहुजन समाज पार्टी है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है इसमें से कौन सा दल क्षेत्रीय दल नहीं है, तो तीनों क्षेत्रीय दल हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी हमारा राष्ट्रीय दल है। अगला हमारा क्वेश्चन है संपूर्ण क्रांति का नारा किसके द्वारा दिया गया? आपको पता होना चाहिए इसका उत्तर जेपी नारायण। ठीक है, जिन्हें आपका लोकनायक बोलते हैं। लोकनायक मतलब कि आपका पब्लिक हीरो किसे कहा जाता है, यानी कि हिंदी में लोकनायक कहते हैं जयप्रकाश नारायण को। और दिल्ली में मतलब कि आपने सुना होगा इनका अस्पताल भी है इनके नाम से। तो देखिएगा यहाँ पर दे रखा है संपूर्ण क्रांति का नारा किसके द्वारा दिया गया, तो इसका आपको उत्तर लिखना है जयप्रकाश नारायण। ठीक है, 13वां क्वेश्चन आपका साप्ताहिक समाचार पत्र आपका 5 जन्य किनके द्वारा प्रारंभ किया गया? ठीक है, 5 जन्य किसके द्वारा हमारा वो करा गया, तो आपको वो बताना है। तो दोस्तों देखिएगा ये नया टॉपिक है 2021 के सिलेबस में ऐड करा गया है। इस क्वेश्चन को आप जरूर याद रख लेना दोस्तों, क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय से रिलेटेड क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, मतलब कि सिलेबस के अंदर क्योंकि नया है, अब तक आपने जो है किताब वगैरह में पब्लिश नहीं हुआ है टॉपिक, ऐसे ही आप पढ़ रहे हो बस। ठीक है, तो मतलब यार यही है कि कितना पढ़ना है, वो एक फिक्स एक कंटेंट आपको नहीं मिल पाएगा जब तक आपकी किताब एनसीईआरटी की नहीं पब्लिश होगी। ठीक है, तो इसलिए जो है अब क्वेश्चन जो है हमारा ये आ चुका है, तो आप देख सकते हो इसमें लिखा हुआ है साप्ताहिक समाचार पत्र 5 जन्य किनके द्वारा प्रारंभ किया गया, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय, वो पंडित दीनदयाल जी के द्वारा, या लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा, या जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा, या मोरारजी देसाई जी के द्वारा। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों पंडित दीनदयाल उपाध्याय सही उत्तर है, क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने 5 जन्य समाचार पत्र जो हमारा एक वीकली समाचार पत्र था उसकी मतलब कि उसके द्वारा ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय के द्वारा ही वो करा गया था। 14वां क्वेश्चन देखिएगा फिर द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय से है, तो देख सकते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय से तीसरा क्वेश्चन आ रहा है डायरेक्ट एमसीक्यू से। ठीक है, एक क्वेश्चन हो गया 14वां क्वेश्चन भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय से। ठीक है, और 13वां क्वेश्चन भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय से। ठीक है दोस्तों, तो देख सकते हो ना कितने हो गए, 2 क्वेश्चन है 3 नहीं।
ऊपर वाला तो हमारा उससे था ना, जयप्रकाश नारायण से। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय से दूसरा क्वेश्चन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को भारतीय जनसंघ का अध्यक्ष कब निर्वाचित किया गया? ठीक है, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय से यार इतने क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं, वैसे बहुत अच्छी बात है। तो इसमें देख सकते हो 14वां जो क्वेश्चन है हमारा, कब निर्वाचित करा गया वो आपको इसमें बताना है। तो 14वें क्वेश्चन का जो हमारा उत्तर है वो 1967 है। ठीक है, यानी कि गया ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका, ऑप्शन वाला क्वेश्चन है वैसे तो एक है 1960 में, 1965 में, 1967 में, 1968 में। तो इसका जो बिल्कुल सही उत्तर है, तो आपको पता होना चाहिए कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय को भारतीय जनसंघ का अध्यक्ष जो है 1967 में निर्वाचित किया गया था। ओके, 15वां हमारा क्वेश्चन है, 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कुल कितने सीटें प्राप्त हुई? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी को जो कुल सीटें प्राप्त हुई थी दोस्तों, हमारी 303 हुई थी 2019 के चुनाव में। ठीक है, याद रहेगा 2019 के लोकसभा चुनाव से, यानी कि इन्हें 17वें लोकसभा चुनाव बोलते हैं, जिन्हें आप 16वां क्वेश्चन है, उसके बाद सेक्शन बी शुरू हो जाएगा। तो 16वां क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए का विस्तृत रूप लिखिए। पूरा नाम मैंने ही बता दिया, तो आपको लिख देना है एनडीए बराबर नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, और हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन या राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। ठीक है, तो अगले उस पर हम चलते हैं सेक्शन बी की तरफ। तो सेक्शन बी जो है आप देख सकते हो, इसमें कह रहा है कि ये हमारा अवतरण को आपको पढ़ना है, यानी कि गद्यांश को पढ़ के आपको निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो इसमें एक एक नंबर के 4 क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो क्यूबा मिसाइल संकट पे हमारा पैराग्राफ आया है, तो चलिए हम इसे पढ़ते हैं। तो आप देख सकते हो इसमें जो है हम एक बार इसे जूम करेंगे बस, उसके बाद नहीं। तो क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध का चरम बिंदु था। शीत युद्ध सोवियत संघ और अमेरिका तथा इसके साथी देशों के बीच प्रतिद्वंदिता, तनाव और संघर्ष की एक श्रृंखला के रूप में जारी रहा। सौभाग्य से इन तनावों और संघर्षों ने युद्ध का रूप नहीं लिया, यानी कि इन देशों के बीच कोई पूर्ण व्यापी रक्त रंजित युद्ध नहीं छिड़ा। विभिन्न इलाकों में युद्ध हुआ। दोनों महाशक्तियों और उनके साथी देश इन युद्ध में साथ रहे। वे क्षेत्र विशेष रूप से साथी देश की मददगार बने, लेकिन दुनिया तीसरे विश्व युद्ध से बच गई। ठीक है, तो ये हमारा पैराग्राफ था। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है 17.1। तो 17.1 हमारा, ये क्योंकि 17वां क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ। तो 17.1 हमारा जो क्वेश्चन है इसमें दे रखा है, शीत युद्ध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो कौन सा कथन सही नहीं है वो आपको बताना है। ठीक है, तो आप ध्यान से पहले क्वेश्चन को देख लें। क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो यह यूएसए यूएसएसआर के बीच एक प्रतियोगिता थी दोस्तों, बिल्कुल ये तो सही है। ठीक है, लेकिन पूछा इसने कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो ए ऑप्शन तो है नहीं इसका आंसर। तो बी ऑप्शन कह रहा है कि यह अमेरिका और यूएसएसआर के बीच टकराव की एक श्रृंखला थी। ये तो बिल्कुल मतलब कि इसमें फिट नहीं बैठेगा, क्योंकि ये तो सही कथन दे रहा है। कथन तो ये आया है ना क्वेश्चन, तो कौन सा सही नहीं है? इससे यूएस और यूएसएसआर के बीच हथियारों की होड़ शुरू हुई। हाँ जी, बिल्कुल शुरू हुई थी। ठीक है, तो ये भी इसका उत्तर नहीं बैठेगा। और डी ऑप्शन कह रहा है अमेरिका और यूएसएसआर रक्त रंजित युद्ध में लगे हुए थे। तो दोस्तों ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि शीत युद्ध का अर्थ ही क्या होता है? जिसमें रक्त रंजित युद्ध ना हुआ। ठीक है, एक वाक युद्ध ही रहा, यानी कि विचारधाराओं का युद्ध रहा। रक्त रंजित युद्ध कभी नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि इनके बीच रक्त रंजित युद्ध हुआ, यानी कि लगे हुए थे युद्ध में। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही उत्तर है। ठीक है, यानी कि ये कथन हमारा गलत है। इसलिए 17.2 क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। तो एमसीक्यू से ही है ये भी आपका मल्टी चॉइस क्वेश्चन। तो पश्चिमी गठबंधन की विचारधारा क्या थी? तो इसमें देख सकते हो समाजवाद और साम्यवाद की विचारधारा, बिल्कुल नहीं दोस्तों। ठीक है, ऐसा तो नहीं था ना कि पश्चिमी गठबंधन की विचारधारा समाजवादी थोड़ी थी। वैचारिक रूढ़िवाद की विचारधारा बिल्कुल गलत है ये। और उदार लोकतंत्र और पूंजीवाद की विचारधारा बिल्कुल सही। ठीक है, वेस्टर्न कल्चर, जितने भी हमारे गठबंधन बनाए गए थे, पश्चिमी गठबंधन, नाटो, सीएटो, सेंटो, उनकी विचारधारा आपकी उदार लोकतंत्र और पूंजीवादी विचारधारा थी। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। ये डी ऑप्शन भी बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका, उदार लोकतंत्र और पूंजीवाद की विचारधारा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं 17.3। तो 17.3 जो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान सोवियत संघ का नेता कौन था? ठीक है, तो सोवियत संघ का नेता कौन था बताइए। तो आप सभी को पता होना चाहिए, निकिता खुश्चेव थे। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन भी दे रखा है, जॉन एफ कैनेडी, फिदेल कास्त्रो, मिखाइल गोर्बाचेव, निकिता खुश्चेव। ठीक है, तो निकिता खुश्चेव इसका सही उत्तर है। ठीक है,
यानी कि सही ऑप्शन है। 17.4 लास्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का। तो निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी गठबंधन का हिस्सा नहीं है? बारसा, नाटो, सीएटो, सेंटो। तो देखिएगा दोस्तों, बारसा जो था वो आपका पूर्वी गठबंधन से जुड़ा हुआ है, वो पश्चिमी से नहीं है। तो बारसा पैक्ट हमारा यानी कि बारसा संधि इसका सही उत्तर है। ठीक है, नाटो, सीएटो, सेंटो ये हमारा पश्चिमी गठबंधन का हिस्सा है। क्वेश्चन पूछा है पश्चिमी गठबंधन का हिस्सा कौन सा नहीं है इनमें से। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बताना है। 17.4 हमारे चारों क्वेश्चन हमारे खत्म हो गए। 18वें क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो 18वां क्वेश्चन जो है हमारा गद्यांश पर आधारित है। इस गद्यांश को हम पढ़ लेते हैं, चलिए। ठीक है, तो इस गद्यांश को देखिएगा, आप देख सकते हो ग्लोबलाइजेशन पर आधारित ये गद्यांश आया है। तो चलिए हम इसे पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो इसमें दे रखा है, वैश्वीकरण से हमेशा राज्य की ताकत में कमी आती है। ऐसी बात नहीं, राजनीतिक समुदाय के आधार पर राज्य की प्रधानता में को कोई चुनौती नहीं मिली है और राज्य इस अर्थ में आज भी प्रमुख है। विश्व की राजनीति में अब भी विभिन्न देशों की मौजूद पुरानी ईर्ष्या और प्रतिद्वंदिता की दखल है। राज्य कानून और व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे अपने अनिवार्य कार्यों को पूरा कर रहे हैं और बहुत सोच समझकर अपने कदम उन्हीं दायरे में खींच रहे हैं जहां उनकी मर्जी हो। राज्य अभी भी महत्वपूर्ण बने हुए हैं। वस्तुतः कुछ मायने में वैश्वीकरण के फलस्वरूप राज्य की ताकत में इजाफा हुआ है। अब राज्यों के हाथ में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी मौजूद है, जिसके बूते राज्य अपने नागरिकों के बारे में सूचनाएं जुटा सकता है। इस सूचना के दम पर राज्य ज़्यादा कारगर ढंग से काम कर सकता है। उनकी क्षमता बढ़ी है, कम नहीं हुई है। इस प्रकार नई प्रौद्योगिकी के परिणाम स्वरूप राज्य पहले से ज़्यादा ताकतवर हैं। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन के फैक्टर में आपका टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ हमारा प्रश्न है, मतलब कि वो है हमारा गद्यांश है। तो चलिए 18.1 हमारा क्वेश्चन हम लेते हैं। तो 18.1 हमारा क्वेश्चन है, राज्य के लिए अनिवार्य कार्य कौन से हैं? तो कानून व्यवस्था बनाए रखना, ये हम मतलब कि अनिवार्य नहीं कह सकते। अगला क्वेश्चन तो वो मतलब ऑप्शन पढ़ते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए रखना, ये भी नहीं कह सकते अनिवार्य कार्य के अंदर। सी ऑप्शन जो हमारा है वो बिल्कुल सही है, राष्ट्रीय सुरक्षा, कानून और व्यवस्था को बनाए रखना। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर सारी चीज़ आ गई। ठीक है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, अनिवार्य कार्य की श्रेणी में आ जाएगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन ये तो नहीं है। ठीक है, तो आपका 18.2 हमारा क्वेश्चन है, भारत में कौन सी वर्ष वैश्वीकरण को अपनाया गया है? ये मैंने ऊपर ही बता दिया था। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, उस दौरान हमारे फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह थे और उस दौरान की बात है आपकी 1991 की। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 1990, 1991, 1992, 1993, 1991। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। 18.3 पे क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो ये कथन ये आपको बता रहे हैं, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो नई प्रौद्योगिकी के परिणाम स्वरूप, तो यहाँ पर पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से समझ लो, कह रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो वो बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो देखिएगा, नई प्रौद्योगिकी के परिणाम स्वरूप यानी कि जब नई टेक्नोलॉजी आई है तो उसके बाद राज्य अब पहले से ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं। तो दोस्तों मुझे तो लग रहा है यही इसका कथन सही नहीं है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है आंसर के रूप में। ठीक है, क्योंकि यार जब से टेक्नोलॉजी आई है तो राज्य कमज़ोर नहीं हुए हैं, राज्य मजबूत हुए हैं, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन बहुत तेज़ी से सहयोग मिला है ग्लोबलाइजेशन में। ठीक है, तो ए ऑप्शन ही इसका सही उत्तर है, क्योंकि ये ऑप्शन ही गलत है, मतलब ये है। तो बी ऑप्शन जो है हमारा, राज्य अपने नागरिकों के बारे में सूचना जुटा सकता है, ये भी सही है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा है कि जो कथन कौन सा कथन सही नहीं है, और वो सही नहीं है आपका ऊपर वाला। तो सी ऑप्शन, वैश्वीकरण के फलस्वरूप राज्य में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी मौजूद है, ये भी ठीक है भाई अपने आप में। डी ऑप्शन है, नई प्रौद्योगिकी के परिणाम स्वरूप राज्य पहले से ज़्यादा ताकतवर हुए हैं। ठीक है, तो ये सही है, लेकिन ए ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत है, इसलिए आपका ए ऑप्शन क्वेश्चन के मापदंड के अनुसार सही ऑप्शन है। ठीक है, यानी कि सही उत्तर है। 18.4 क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। तो भारत ने वैश्वीकरण क्यों अपनाया? ठीक है, तो भारत ने वैश्वीकरण क्यों अपनाया वो यहाँ पर आपको बताना है। तो देखिएगा, 1991 में वित्तीय संकट उबारने से कभी नहीं आया, वित्तीय संकट हम ऐसे कहते हैं। ठीक है, तो आर्थिक वृद्धि की ऊंची दर हासिल करने के लिए, ये भी ऑप्शन बिल्कुल गलत है। विदेश में निवेश के लिए, बिल्कुल गलत। वित्तीय संकट से उबरने और आर्थिक वृद्धि की ऊंची दर प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि फाइनेंशियल संकट हमारा हुआ नहीं था, लेकिन फाइनेंशियल संकट हमारे ऊपर ना आ जाए तो उससे उबरने के लिए और आर्थिक वृद्धि ऊंची दर प्राप्त करने के लिए हमने कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन को एक्सेप्ट करा। ओके, तो इसका 18.4 का सही ऑप्शन डी है। ओके, तो 19वें क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो 19वां क्वेश्चन आ चुका है, और 19वें क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अब हम सेक्शन सी की तरफ रुक कर चुके हैं। ठीक है, तो अब हमारी यात्रा सेक्शन सी की तरफ आ गई है। तो 19वें क्वेश्चन
है हमारा, सोवियत संघ के विघटन के किन्हीं दो महत्वपूर्ण कारकों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, सोवियत संघ के विघटन के किन्हीं दो महत्वपूर्ण कारक, कौन कौन से ऐसे दो महत्वपूर्ण कारक थे जो सोवियत संघ के विघटन के। ठीक है, तो 2 नंबर का क्वेश्चन है, सेक्शन सी में जितने भी क्वेश्चन है वो 2 नंबर के हैं। तो चलिए बताते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहला हमारा जो महत्वपूर्ण कारक है सोवियत संघ के विघटन में, कि सोवियत संघ की राजनीतिक और आर्थिक संस्थाएं अंदरूनी कमजोर के कारण जो है लोगों की आकांक्षाएं पूरी नहीं कर पाई। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि लोगों की आर्थिक और राजनीतिक जो मतलब कि आकांक्षाएं थी, प्राथमिक आकांक्षाएं, वो पूरी नहीं कर पाया था सोवियत संघ का मतलब कि ढांचा, संस्था। तो वो कहीं ना कहीं एक कारक बना। और अगला कारक आप इसमें लिख सकते हो कि कई सालों तक अर्थव्यवस्था गतिरुद्ध रही। ठीक है, गतिरोध रही और मतलब कि एक प्रकार का बैरियर पॉइंट बनी रही, रुकी हुई रही, जिसके कारण उपभोक्ताओं की वस्तुओं में भारी कमी आ गई। ठीक है, तो ये 2 फैक्टरों को आप लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा 20वां क्वेश्चन, आसियान के प्रमुख उद्देश्य क्या थे, किन्हीं 4 का उल्लेख करो। तो आसियान के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं, तो देखिएगा ये आपका क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पर मतलब कि 4 पॉइंट बताने हैं और 2 नंबर का क्वेश्चन है और 1 पॉइंट बताने का आपको आधा नंबर मिलेगा। इस प्रकार से 4 पॉइंट बताने के आपको 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो आसियान के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं, तो मैं आपको बताता हूं। तो देखिएगा, नंबर 1 की आर्थिक सहयोग करके आपको बताना है। नंबर 2 आपको आर्थिक विकास को तेज करना। ठीक है, सामाजिक और सांस्कृतिक सहयोग करना। नंबर 4 आपका क्षेत्रीय शांति स्थायित्व को बढ़ाना। ठीक है, क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व को बढ़ाना। तो बात करते हैं 21वें क्वेश्चन की तरफ। तो 21वां क्वेश्चन है, ग्लोबलाइजेशन के किन्हीं 2 सांस्कृतिक प्रभावों को लिखिए। ठीक है, यानी कि वैश्वीकरण के 2 सांस्कृतिक प्रभाव पूछे हैं। तो वैश्वीकरण के जो हमारे 2 सांस्कृतिक प्रभाव थे, मैं आपको 3 प्रभाव बताऊंगा, आप कोई 2 लिख देना। ठीक है, तो 21वां क्वेश्चन का जो आंसर है मैं आपको बताऊं, तो विश्व में वेस्टर्न कल्चर का प्रभाव हुआ है। ठीक है, तो सांस्कृतिक प्रभाव पूछा है तो आप इसमें लिखोगे कि विश्व पर पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव हुआ है। ठीक है, जैसे मैकडोनाल्डीकरण जिसे आप कहते हो। ठीक है, और सांस्कृतिक एक रूपता का उद्भव हुआ है। ठीक है, सांस्कृतिक एक रूपता का मतलब यही होता है कि हम यूँ कहेंगे कि मतलब कि दूसरे देश के कल्चर को अपने में ढालना, वो सांस्कृतिक एकरूपता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हो, सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा मिला है। ठीक है, यानी कि बहुत सारी हमें कल्चर मिल रहे हैं कि हम जो है अमेरिका का भी कल्चर एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो चाइना के भी कल्चर को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भाई ये जो मतलब कि जो आप देखते हो फास्ट फूड जो है, चाइनीज फास्ट फूड की दुकान जो है, तो कहीं ना कहीं हम चाइना के कल्चर से प्रभावित नहीं हो गए, तो दूसरा कल्चर नहीं आ गया। पहले हम खाते थे मतलब कि अपना देसी खाना, अब ये रोल मोमोस आ रहे हैं धीरे धीरे, डोसा वगैरह, तो वो कहीं ना कहीं मतलब कि हमारी डाइवर्सिटी हो रहा है धीरे धीरे, सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा इससे मिला है। ठीक है, तो 3 पॉइंट बताएं, कोई 2 पॉइंट लिख देना सांस्कृतिक प्रभाव में। 22वां क्वेश्चन है, ऐसी 4 रियासतों का नाम लिखिए जिनको भारत में विभाजन के बाद विलय करने में अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ठीक है दोस्तों, तो 4 रियासत पूछी हैं यहाँ पर, तो मैं आपको बता दूँ, सबसे पहला जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर। ठीक है दोस्तों, तो ये 4 रियासत याद रहेंगी जिनको मतलब कि एक्सेस करने के लिए इंडिया के अंदर काफ़ी मतलब कठिनाई का सामना करना पड़ा सरदार पटेल को। तो जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर याद रहेगा। 22वां क्वेश्चन के अथवा में भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसे भी देखते हैं हम। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन से आप क्या समझते हो। ठीक है, इसे दोस्तों विलय पत्र कहते हैं, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, वो विलय पत्र जिस पर राजा महाराजा या देश का शासक, वो मतलब उस राज्य के शासक साइन करते थे और उस क्षेत्र का भारत के अंदर मिलन हो जाता था, वो भारत के अंदर शामिल हो जाता था। ठीक है, तो उसी पत्र को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहते हैं। तो चलिए इसका जो फिक्स उत्तर है वो मैं आपको बता दूं। तो देखिएगा, आज़ादी के बाद हमारी जो है आपको पता होगा कि हमारा 565 हमारी देसी रजवाड़े थे, तो देसी रजवाड़ों को भारत में शामिल करने के लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को लाया गया था और इसी के माध्यम से 561 रियासतों को भारत में शामिल किया गया था। ठीक है, तो याद रहेगा 565 में से 561 देसी रियासतों को इसी के तहत शामिल किया गया था, चाहे वो कश्मीर हो, हैदराबाद हो। ठीक है, 23वां हमारा क्वेश्चन है। 23वां क्वेश्चन इजराइल से आया है, बहुत ही शानदार ज़बरदस्त, क्योंकि इजराइल हमारा 2021 के न्यू सिलेबस के अंदर नया टॉपिक है और आप सभी के लिए भी। ठीक है, तो अगर आपने नए टॉपिकों को नहीं पढ़ा है तो दोस्तों अपने सिलेबस एक बार देख लीजिएगा, उसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें आपको सिलेबस भी देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो 23वां क्वेश्चन है कि स्पष्ट करें कि किस प्रकार इजराइल राजनीतिक और आर्थिक शक्ति की
एक वैकल्पिक केंद्र के रूप में स्थापित हो रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपको इजराइल का पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर को दिखाना है और पावर के रूप में वो न्यू सेंटर पावर के रूप में एक ऑप्शन के रूप में स्थापित हो रहा है, वो आपको यहाँ पर बताना है इजराइल के संदर्भ में। तो देखिएगा सबसे पहले कि ये संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य है। ठीक है, यानी कि यूएनओ का सदस्य है इजराइल, और अनेक देशों के साथ इसका राजनयिक संबंध है, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो भारत हो। ठीक है, दूतावास इसके आपको हर देश में मिल जाएंगे। और भारत का तो मतलब कि आप क्या बताऊं आपको, अभी आपने देखा होगा रिसेंटली में मतलब कि आपका इजराइल एम्बेसी जो है ना, इजराइल का दूतावास दिल्ली के अंदर, तो वहाँ पे ब्लास्ट कर दिया था। तो कहीं ना कहीं उसमें भी हमें तुरंत ही आपको देखने के लिए मिला होगा कि इजराइल के ही मतलब कि आर्मी के द्वारा फिर हम जांच पड़ताल हुई थी और वो एक प्रकार का उससे कुछ नहीं हुआ था उस ब्लास्ट से। तो हमारा कहीं ना कहीं देखा जाए तो सभी देशों के साथ राजनयिक संबंध हैं। ठीक है, क्योंकि राजनीतिक और आर्थिक दोनों पूछे हैं ना इजराइल के, और उच्च प्रति व्यक्ति आय है इजराइल की। ठीक है, तो आप आगे लिख सकते हो कि उन्नत प्रौद्योगिकी निर्माण का उद्योग है इजराइल में, और हीरा उद्योग और कटिंग और पॉलिशिंग का कारोबार इजराइल के अंदर है। तो इस प्रकार से आर्थिक और राजनीतिक शक्ति के रूप में वैकल्पिक केंद्र के रूप में इजराइल को देखा जा सकता है। और भी बहुत सारे पॉइंट लिख सकते हो आप इसमें कि आर्थिक शक्ति के रूप में कि वो जो है हथियारों का आयात निर्यात करके कहीं ना कहीं आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है। ठीक है, और राजनीतिक शक्ति के रूप में आप लिख सकते हो जैसे कि भाई कि राजनीतिक रूप से कहीं ना कहीं एक प्रकार का हम कह सकते हैं कि सैन्य सहायता के रूप में करके वो सैन्य सहायता करके देशों के बीच राजनीतिक शक्ति के रूप में कहीं ना कहीं अपना बल दिखा रहा है। ठीक है, तो यार बहुत सारे पॉइंट आप लिख सकते हो इसमें। तो 24वें क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। 24वां क्वेश्चन है, हैदराबाद रियासत किस प्रकार भारतीय संघ का हिस्सा हुई। ठीक है, तो पूरा आपको यहाँ पर बताना है। 4 नंबर का क्वेश्चन है। ओहो जरा 1 मिनट, 4 नंबर के क्वेश्चन दोस्तों स्टार्ट हो चुके हैं, क्योंकि हम सेक्शन डी पे अब आ चुके हैं। तो सेक्शन डी हमारा 23 से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, याद रखना, क्योंकि आपको पता है 23वां क्वेश्चन मैंने आपको बड़ा थोड़ा सा करके बताया इसके पॉइंट, मतलब खोल आपको विस्तार से तो आपको ही बताने। 24वां आपका प्रश्न है, हैदराबाद रियासत का विलय भारत के अंदर किस तरह से हुआ, तो वो आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ यार, आपको ना पूरा बताना है इसके बारे में। ठीक है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, खूब लिख देना इसके बारे में, मतलब कि 4 नंबर के क्वेश्चन को कम से कम यार 1 पेज में तो लिख ही देना। ठीक है, 4 नंबर के क्वेश्चनों को 1 पेज में, भाई हाँ इतना तो बनता ही है। मैं आपको इसका हिंट के रूप में कुछ पॉइंट बता देता हूँ। ठीक है, यानी कि जो लॉन्ग क्वेश्चन है यार उनका हिंट ही बता पाऊँगा, विस्तार से आप खुद करना और इसमें, लेकिन मैं हिंट जो आपको बताऊंगा एकदम फिक्स बताऊंगा। ठीक है, तो हैदराबाद की रियासत जो है किस प्रकार भारतीय संघ का हिस्सा हुई स्पष्ट करना है। तो भौगोलिक स्थिति एक आपको पॉइंट डालना है। ठीक है, भौगोलिक स्थिति को अंडरलाइन करना है, और इसके अंदर आपको लिखना है फिर हैदराबाद रियासत प्रायद्वीपीय भारत के मध्य में स्थित है और यह चारों ओर से भारतीय भूभाग से घिरा हुआ है। ठीक है, और अगला आपको पॉइंट डालना है निजाम की इच्छा। ठीक है, अंडरलाइन करके फिर इसके अंदर लिखना है कि हैदराबाद का शासक निजाम स्वतंत्र रियासत का दर्जा चाहता था। तो देखिएगा आपको जो है उत्तर कभी भी देना है ना, तो इंट्रोडक्शन से एंडिंग बढ़ते क्रम में करते जाना है। ठीक है, तो निजाम की इच्छा अंडरलाइन करके आपको क्या लिखना है कि हैदराबाद का शासक निजाम स्वतंत्र रियासत का दर्जा चाहता था, लेकिन जनता का दबाव पड़ा। तो अगला पॉइंट आपको डालना है जनता की इच्छा को दबाने का प्रयास। ठीक है, तो इसे अंडरलाइन करके आपको इसके अंदर लिखना है कि जनता ने निजाम के निर्णय का विरोध किया और काफ़ी आंदोलन भी हुए फिर, और इसे दबाने के लिए निजाम ने अर्धसैनिक बलों का यूज करा, अपने रजाकारों का यूज करा, अर्धसैनिक बलों का प्रयोग करा। और फिर आपको हेडिंग डालनी है भारतीय सेना का इंटरफेयर। ठीक है, तो भारतीय सेना का इंटरफेयर हुआ, अंडरलाइन कर देना है। तो भारतीय सेना का जब इंटरफेयर हुआ तो जो हमारे मीर उस्मान अली खान थे, यानी कि हैदराबाद के निजाम का नाम बता रहा हूँ, राजा का नाम। ठीक है, मीर उस्मान अली खान। तो मीर उस्मान अली खान जो हमारे राजा हैं, तो उन्होंने लूटपाट, हत्याएं उनकी सेना ने और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और बलात्कार जैसी घटनाओं का अंजाम दिया, और यही देखते हुए भारत द्वारा सैन्य हस्तक्षेप किया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल के सहयोग से, और भारतीय सेना की जीत हुई। और जैसी जीत हुई तो हैदराबाद ने तुरंत ही आत्मसमर्पण यानी कि सरेंडर कर दिया और मीर उस्मान अली खान भाग गया। ठीक है, तो हैदराबाद देखा जाए तो हैदराबाद भारतीय संघ में इस प्रकार से शामिल हुआ। मीर उस्मान अली खान भागा नहीं था, वो यार दूसरी रियासत का है। ठीक है, वो जूनागढ़ वाला आए पढ़ोगे तो जब उसमें,
तो आपका अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो 25वां है आपका क्वेश्चन। अगला 25वां आपका क्वेश्चन है, भारत निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देता है, फिर भी भारत ने परमाणु परीक्षण किया, इसके पीछे भारत की परमाणु नीति क्या है। तो देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन थोड़ा गहराई से थोड़ा समझना है। पहले तो आपको ये बताना है निशस्त्रीकरण को बल भारत क्यों देना चाह रहा है, थोड़ा सा वो आपको बताना है, ठीक है। फिर आपको इसमें बताना है कि भारत ने परमाणु परीक्षण जो करा तो उसकी भारत की परमाणु नीति क्या है। तो आपने पढ़ा जरूर होगा इंडियन न्यूक्लियर पॉलिसी, ठीक है, ये आपको पढ़ाया गया होगा आपके टीचर के द्वारा। तो सबसे पहले निशस्त्रीकरण को बल अंडरलाइन करके इसके अंदर आपको लिखना है, जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ कि शीत युद्ध काल में दोनों महाशक्तियाँ अपनी आणविक शक्ति को बढ़ाने में लगी थी। तनाव और तृतीय विश्व युद्ध से बचने के लिए आवश्यक था कि इन हथियारों में कमी की जाए, ठीक है। तो इसलिए निशस्त्रीकरण को हम बढ़ावा देते हैं। निशस्त्रीकरण का मतलब क्या होता है पता है ना आपको, कि हथियारों को कम कर देना या हथियारों के उत्पादन पर रोक लगा देना, ठीक है। तो अगला आप पॉइंट लिख सकते हो इसमें कि भारत की पॉलिसी क्या थी कि सुरक्षा के मद्देनज़र, इसे अंडरलाइन करके पॉइंट को आपको लिखना है कि जब 1964 में चीन ने परमाणु परीक्षण किया तो देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारत के लिए यह अनिवार्य हो गया। समझ में आ गया, ठीक है, कि भारत ने निशस्त्रीकरण को चाहते हुए भी भारत को परमाणु बम का आविष्कार क्यों करना पड़ा, ठीक है। और एनपीटी का विरोध, ठीक है, यानी कि आपका नॉन प्रोलाइफरेशन ट्रीटी जो थी आपकी परमाणु अप्रसार संधि का विरोध अंडरलाइन करना है आपको। फिर इसके अंदर लिखना है कि भारत ने निशस्त्रीकरण के लिए परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी पर यह कहते हुए हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था कि संधि भेदभावपूर्ण है, ओके। और फिर हमने मतलब करा हमारे अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी के शासनकाल, और आपको याद होगा हमारे राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम, ठीक है, उनके संयोग से। तो अगला पॉइंट आप इसमें लिख सकते हो कि आणविक ऊर्जा का प्रयोग शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए, और भारत का कहना था कि वह अणुशक्ति का सिर्फ शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करेगा और इसी के लिए प्रति दृढ़ संकल्प है। और अगला पॉइंट आप लिख सकते हो इसी में, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, यानी कि प्रथम प्रयोग नहीं। तो इसे अंडरलाइन करके नो फर्स्ट यूज करके आप लिख दीजिएगा कि भारत कभी भी परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल मतलब कि सब पहले नहीं करेगा, ठीक है। तो जब पहले नहीं करेगा, यदि ये सारे देश अपना लें तो कहीं ना कहीं परमाणु युद्ध होगा ही नहीं कभी भी भविष्य में, ठीक है। 4 नंबर का क्वेश्चन है ये, और आपको इसके बारे में खूब डीपली विस्तार से लिखना है दोस्तों, ठीक है। यार अभी पानी पीता हूँ, रुको जरा 1 मिनट। तो देखिएगा आपका जो है 25वें क्वेश्चन में अथवा में क्वेश्चन दिया गया है। तो नेहरू विदेश नीति के संचालन को स्वतंत्रता का एक अनिवार्य संकेतक क्यों मानते थे, अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। यानी कि नेहरू विदेश नीति को चलाने के लिए, संचालन करने के लिए स्वतंत्रता का एक अनिवार्य संकेतक क्यों मानते थे, ठीक है। तो आपको बताना है, अपने पक्ष में उत्तर देना है। तो देखिएगा दोस्तों, मैं आपको 6 पॉइंट बताऊंगा। 6 पॉइंट में से कोई 4 पॉइंटों का आपको खूब विस्तार से डिस्कशन यहाँ पर करना है, ठीक है। तो सबसे ऊपर तो पहले आपको भूमिका डालनी है इस तरह से कि गुट निरपेक्षता की नींव रखने में अग्रणी रहे आपके यशस्वी प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। नंबर 1 पॉइंट आपका कि गुटों में शामिल देश अपनी पहचान खो देता है, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब यही है कि अगर जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू का कहना था कि अगर हम जो हैं फर्स्ट वाले गुट में रहें या सेकंड गुट में, यानी कि चाहे तो हम पूंजीवादी गुट में रहें या साम्यवादी गुट में, तो कहीं ना कहीं हम अपनी पहचान खो देंगे, ठीक है। क्योंकि हम अभी नए नए मतलब कि बच्चे हैं, आप यूँ कह सकते हैं, क्योंकि हम अभी नए नए निकले थे आज़ादी का स्नान करके, ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हो। यार ये ना मेरे पॉइंट हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। और अगर आपको मैं अपनी क्वालिफ़िकेशन बता दूँ, क्योंकि हो सकता है आप ऐसे सोच रहे होंगे कि हमने जो है कोई चैप्टर वगैरह इस तरह से इस चैनल पे नहीं डाल रखा है कि फर्स्ट चैप्टर या सेकंड चैप्टर। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैंने ऑनलाइन और ऑफलाइन बच्चों को खूब पढ़ाया है, लेकिन ऑनलाइन मैंने इस तरह से नहीं पढ़ा रखा कि आपको वीडियोस मेरी मिल जाएं। सिलेबस वगैरह पे ही और क्वेश्चनों पे ही, सिलेबस पे ही आपको वीडियो मेरी मिलेंगी। और क्योंकि ये है कि भविष्य में जब भी वीडियो आ रही हैं, आएंगी मतलब कि, तो हाई लेवल की प्रेजेंटेशन के साथ आएंगे। और फर्स्ट चैप्टर पे काम कंटिन्यू है, तो क्योंकि बहुत ही रिसर्च लगती है उसमें मेरी, तो इसलिए जो है मतलब कि टाइम लगेगा सीरीज को आने में। और क्वालिफ़िकेशन की बात कर रहा था, तो मैं जो हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से रेगुलर स्टूडेंट हूँ और BA कर रहा हूँ इस दौरान पॉलिटिकल साइंस से, ठीक है।
तो दोस्तों अथवा का क्वेश्चन है, इसमें अथवा में आया है। अथवा से आने से पहले यार मैं आपको बता दूं, इसमें जो है मैंने आपको मतलब कि 25वें के क्वेश्चन का अथवे का जवाब दे रहा हूं, तो इसी के ही पॉइंट रह चुके हैं। तो समझ में आ गया। पहला पॉइंट मैं आपको क्या बता रहा था बात करते हुए, ये और भूल गया। तो गुटों में शामिल देश अपनी पहचान खो देता है, क्यों खो देता है बता दिया। ठीक है यार, सभी को मैं डिस्क्राइब नहीं करूँगा, पॉइंटों को मैं बता रहा हूँ, आप डिस्क्राइब खुद करना। ठीक है, क्योंकि यार वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी इस प्रकार से सभी क्वेश्चनों को डिस्क्राइब करने की, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा पॉइंट भी आपको बता रहा हूँ। ठीक है, 6 पॉइंट बता रहा हूँ और 6 को 6 बताऊँ, क्यों 4 ही पॉइंट को तो आपको डिस्क्राइब करना है। तो पहला पॉइंट आप समझ गए। दूसरा पॉइंट है कि गुटों के सदस्य देशों के लिए गुट संबंधों को अपनाना मजबूरी। और गुट मतलब कि जो भी गुट के सदस्य देश हैं वो गुट के संबंधों को अपनाना उनका जरूरी है। यानी कि देखा जाए तो इस पॉइंट का मतलब यही है कि अगर गुटों से रिलेशनशिप रखोगे तो उनको आपको मजबूरी में उनको अपनाना पड़ेगा, अगर आप किसी भी गुट के सदस्य बन जाओगे। ठीक है, तो देखिएगा इसमें जो है अगला पॉइंट आप लिख सकते हो कि गुट के सदस्य देशों के लिए गुट का किसी भी विषय पर विरोध कठिन। यानी कि इसका मतलब यही है कि विदेश नीति का संचालन, आप पहले क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझिएगा कि विदेश नीति का संचालन स्वतंत्रता के लिए एक अनिवार्य संकेतक क्यों मानते थे। तो इसलिए मानते थे क्योंकि मैं यहाँ पर बता रहा हूँ सारी चीज़ आपको कि विदेश नीति जो थी भारत की यही थी कि दोनों गुटों से अलग रहे, क्योंकि विदेश नीति जो है हम ऐसी चाहते हैं एकदम लिबरल टाइप की। और आपको गुट निरपेक्ष आंदोलन भी पता होगा कि भारत ने अपना अलग गुट बनाया था दोनों गुटों के अलावा। ठीक है, तो गुटों के सदस्य देश जो थे गुट का किसी भी विषय पर विरोध करना कठिन था, क्योंकि यही है अगर हम उस गुट के सदस्य के रूप में रहेंगे, यानी कि पूंजीवादी गुट में रहे या हम साम्यवादी गुट में रहे, तो हम किसी का विरोध नहीं कर पाएंगे। और हम पहले से ही मतलब कि बहुत परेशान थे, क्योंकि हम अभी गुलामी की जंजीर से निकले थे। ठीक है दोस्तों, और एक गुट के सदस्य के लिए अन्य गुट से सहायता असंभव। अब पक्की बात है, मान लीजिएगा कि भाई इस पॉइंट को अगर डिस्क्राइब मैं करके थोड़ा सा बता दूं कि अगर आप किसी एक गुट के सदस्य हो, मान लीजिएगा आप यूएसएसआर सोवियत संघ के गुट के सदस्य हो वार्सा पैक्ट के, अगर आप वार्सा पैक्ट के सदस्य होता इंडिया तो क्या नाटो से सहायता ले लेता? ठीक है, नाटो के ग्रुप से, यानी कि या अमेरिका से सहायता ले लेता? बिल्कुल नहीं ले पाता ना। तो बस वही सारी चीज़ें आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करनी है। ठीक है, 5वां पॉइंट है आपका कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर स्वतंत्र विचार रखने के लिए गुटों की स्वतंत्रता आवश्यक है। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो है जो भारत का अपना गुट था, तो मतलब कि गुट निरपेक्ष आंदोलन, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत अब जो है अभी अगर अब तक भी औपनिवेशिक विचार अपने रखेगा या गुलामी वाले विचार अपने रखेगा तो इससे बेशर्मी की बात क्या होगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो भारत जैसे देश के लिए स्वतंत्र अपने विचार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रखना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इसलिए भारत की स्वतंत्रता के लिए अलग विदेश नीति, एक प्रखर विदेश नीति होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ठीक है, 6वां पॉइंट आप लिख सकते हो दोस्तों। यार हो सकता है आपको मेरी भाषा थोड़ी मतलब कि फॉर्मल लग रही हो, तो यही है कि दोस्तों मैं आपसे कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आप जो है मेरी वीडियो को थोड़ा स्लो मोशन मोड में लगा के देख सकते हो और इसकी व्याख्या कर लेना जो मैं शब्द बोल रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया, क्योंकि अब देखिएगा मैं आपको बता दूं हम जो हैं काफ़ी सालों से पढ़ा रहे हैं, क्योंकि सारी वीडियो में बहुत से बच्चे बता रहे हैं कि भैया आपने बहुत ही शानदार तरीके से बताया है, तो उसमें बहुत ही शुक्रिया अदा कर रहे हैं। तो इसी के रिगार्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे होगे मैंने आंसर आपको नहीं है, मैं इसी तरह से ही आंसर मैंने जो लिख रखे हैं। और जो अब देखिएगा मैं कैसे कर रखा है कि पॉइंट लिख रखे हैं जो लॉन्ग क्वेश्चन है, और उन्हीं को ही आपको थोड़ा बहुत डिस्क्राइब करने की कोशिश है तो डिस्क्राइब कर रहा हूँ, वरना जो आसान है तो उसे मैं ऐसे ही स्किप कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए हम जो हैं अगला कोई अगर पॉइंट आपको बता दें, 6वां पॉइंट मतलब गुटों से स्वतंत्र देशों, गुट से स्वतंत्र देशी अपने लिए मित्र और शत्रु स्वयं चुनने की स्वतंत्रता रखता है। यानी कि देखा जाए तो गुट से स्वतंत्र देशी, यानी कि जो इन दोनों गुटों से, यानी कि पूंजीवादी गुट और साम्यवादी जो गुट थे, यानी कि अमेरिका और आपका सोवियत रूस, ये जो दोनों गुट हैं, इन दोनों गुटों से स्वतंत्र देशी कहीं ना कहीं मित्र और शत्रु स्वयं चुनने की स्वतंत्रता रखता है। ठीक है, तो देखा जाए इस पॉइंट का मतलब यही है, जब अगर हम इन दोनों गुटों से आज़ाद रहेंगे, इन दोनों गुटों से अपना लिबरल रखेंगे, तो जब भी तो हम अपने मित्र भी या शत्रु स्वयं चुनने की हम स्वतंत्र रख सकेंगे। ठीक है, तो वही है कहीं ना कहीं पॉइंट कि हमारा कौन फ्रेंड है और कौन दुश्मन है, तो हम स्वयं चुनने की स्वतंत्रता रख सकेंगे या रखते हैं अगर हम अपना स्वतंत्र विचार रखेंगे इन दोनों गुटों से। ठीक है,
तो ये मैंने आपको 6 पॉइंट बताए और छठा पॉइंट आपको थोड़ा वैसा लगा होगा तो आप इसे थोड़ा समझ लेना, थोड़ा मतलब कि स्लो मोशन में लगा के, या मतलब कि इस स्पीच को आप, बात ये है कि जब बार बार आप सुनोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा इस वीडियो को, ठीक है। तो देखिएगा एकदम फिक्स आपका उत्तर मैं आपको क्योंकि बता रहा हूँ, मैंने आपको पहले ही बता दिया। और यार हमें 26वें क्वेश्चन पे बात करनी है ना। हाँ, 26वां क्वेश्चन है, क्या आपके अनुसार शॉक थेरेपी साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर संक्रमण का सबसे बेहतर तरीका था? तो देखिएगा सपोर्ट मटेरियल से प्रश्न आया है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या डालना है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखिएगा सबसे पहले आपको भूमिका के अंदर लिखना है, इंट्रोडक्शन देना है मतलब कि क्वेश्चन के लिए, कि शॉक थेरेपी साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर संक्रमण का सबसे बेहतर तरीका, ठीक है। इससे आपको ऑर्डर वाला निशान लगा देना है, यानी कि छोटा माइनस का निशान जिसे आप कह देते हो। तो उसके बाद कहना है कि नहीं, ठीक है, यानी कि पूंजीवाद की ओर संक्रमण का सबसे बेहतर तरीका नहीं, क्योंकि शॉक थेरेपी साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर संक्रमण का बेहतर तरीका नहीं था। उसके निम्न कारण निम्नलिखित हैं, फिर आपको बताना है, ठीक है। फिर आपको बताना है जो मैं आपको बताऊँगा, आर्थिक प्रभाव और राजनीतिक प्रभाव, ठीक है। शॉक थेरेपी के साम्यवाद और पूंजीवाद के लिए संक्रमण का सबसे बेहतर तरीका था, तो आपको बताना नहीं, और क्यों नहीं, तो उसके निम्नलिखित कारण हैं। आर्थिक प्रभाव थोड़े ज़्यादा बताऊंगा और राजनीतिक प्रभाव थोड़े बताऊंगा, ठीक है। तो आपको जो है राजनीतिक प्रभाव और आर्थिक प्रभाव मिलाकर मतलब कि कोई 6 पॉइंट आपको बता देने हैं, और तब आपका इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ इसका उत्तर। पहले आपको आर्थिक प्रभाव बताता हूँ। तो देखा जाए तो सार्वजनिक उद्योगों का पतन हो गया था दोस्तों, ठीक है, शॉक थेरेपी के आने से। और सकल घरेलू उत्पाद में भी, यानी कि जीडीपी में भी कहीं ना कहीं कमी देखने के लिए मिली। दुनिया की सबसे बड़ी गैराज सेल बना दी गई, और रूसी मुद्रा में कहीं ना कहीं यानी कि रूबल में गिरावट आ गई। माफिया वर्ग का उदय हो गया, आर्थिक असमानता में वृद्धि आ गई। ये थे सारे आर्थिक प्रभाव, इन्हें आप खोल के लिख सकते हो। राजनीतिक प्रभाव में बताऊं तो संविधान निर्माण में कमी आई, ठीक है, और कमज़ोर संसद के साथ शक्तिशाली राष्ट्रपति आ गया। संसद कमज़ोर थी लेकिन राष्ट्रपति शक्तिशाली हो गया, तो कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल इम्पैक्ट था। और राजनीतिक अस्थिरता, ठीक है, संसाधनों के लिए टकराव हो गया। तो कहीं ना कहीं आप जो है इनमें से कोई 6 पॉइंट आप लिख सकते हो, जो मैंने आपको 6 पॉइंट उसके बताए आर्थिक प्रभाव के, और आपको 4 पॉइंट आपको मैंने राजनीतिक प्रभाव के बताए। तो आप कोई भी 6 पॉइंट लिख देना, ठीक है, या 8 लिख देना। 4 नंबर का क्वेश्चन है, क्योंकि 8 तो लिखोगे नहीं ना, क्योंकि आपको पहले मैंने आपको बताया कि पहले थोड़ा तो इंट्रोड्यूस आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अपना तर्क भी देना है। तो तर्क देने का ही आपको 1 नंबर मिल जाएगा जहाँ तक है, ठीक है। और इस प्रकार से फिर आपको 6 पॉइंट देने हैं, और 6 पॉइंट जब आप लिखोगे तो उसमें 3 नंबर मिल जाएंगे आपको, और 1 नंबर आपका तर्क का, क्योंकि तर्क आप पॉजिटिव दे रहे हो या नेगेटिव दे के बता रहे हो, क्योंकि नहीं इसका उत्तर होगा, ठीक है, क्योंकि ये साम्यवाद का बेहतर तरीका नहीं था। और उत्तर में पूछा है कि संक्रमण का सबसे बेहतर तरीका था, क्या पूछ लिया, ठीक है, तो नहीं था। और बहुत से बच्चे इसमें फिर नहीं लिखने के, ठीक है, तो वो आपका उत्तर एक फिक्स उत्तर नहीं होने का, और उसमें आपके नंबर कट जाएंगे बिना फालतू के। तो 8वां में क्वेश्चन दिया गया है, सोवियत संघ के विघटन का भारत के लिए क्या परिणाम हुआ? तो दोस्तों दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन जो है मैंने 4 वीडियो इससे पहले बना ली हैं अपने मॉडल सैम्पल क्वेश्चन पेपरों पे विद सॉल्यूशन के साथ, तो उसमें जो है ये रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। तो इस बात का ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को बहुत ही शानदार तरीके से अच्छी तरह से मतलब कि तैयार करके चले जाना दोस्तों पेपर के लिए। तो सोवियत संघ, देखिएगा क्वेश्चन ये नहीं पूछा सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, ये सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम हुए। क्वेश्चन आया है कि सोवियत संघ का जब विघटन हो गया तो भारत के लिए क्या परिणाम हुए, ठीक है। तो क्वेश्चन को बड़ा आइडेंटिफाई कर लेना पहले, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा है कि सोवियत संघ का जब विघटन हो गया तो भारत के लिए इसका क्या रिजल्ट देखने के लिए मिला, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंस है, तो मैं इसके पॉइंट बता रहा हूँ आपको, ठीक है। मैं 5 पॉइंट बताऊंगा, आपको 4 पॉइंटों की एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो नंबर 1 पॉइंट कि भारत के परंपरागत मित्र का अवसान, ठीक है। तो देखा जाए तो भारत जो है एक इसका पुराना मित्र रहा था, मतलब कि तो अब उसका जो है कहीं ना कहीं देखा जाए तो यार खात्मा हो गया, हम यूँ कह सकते हैं। तो सोवियत संघ का जब विघटन हो गया तो इसका जो भारत के लिए परिणाम यही हुआ कि भारत का जो है एक जो पुराना मित्र था वो कहीं ना कहीं उसका अवसान हो गया। तो अवसान शब्द कहीं ना कहीं उसके अर्थ आप ढूंढते रहना अगर आप ऐसे देखोगे। तो अवसान का मतलब यही कि उसका जो परंपरागत मित्र है, यानी कि बहुत ही प्राचीन मित्र जो था रूस, वो कहीं ना कहीं चला गया।
बेचारा, ठीक है। तो और देखा जाए तो भारत के अमेरिका के साथ संबंधों में पुनर्स्थापना हुई, क्योंकि भाई जब सोवियत संघ के से हमारी मित्रता मतलब कि बिखर गई हमारी, क्योंकि सोवियत संघ ही बिखर गया, तो कहीं ना कहीं हमने दूसरे देश से अपनी मित्रता को पुनर्स्थापित करा, जिसमें कौन हीरो निकल कर आया हमारे लिए, अमेरिका, ठीक है। हम अमेरिका के साथ हमने हाथ बढ़ा लिया, क्योंकि हमने तो गुटनिरपेक्षता नीति अपनाई थी, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट समझ में आ गया। तीसरा पॉइंट मेरा है कि भारत और रूस संबंधों का सशक्त होना। अब देखिएगा क्या है कि सोवियत संघ का विघटन हो गया, तो रूस तो उत्तराधिकारी बनाता ना सोवियत संघ के सभी राज्यों का, ठीक है। तो रूस एक नया देश बन के उभरा था, तो रूस के साथ हमारे संबंध सशक्त होने स्टार्ट हो गए, ठीक है। और भारत का हम देखा जाए तो CIS के साथ, यानी कि कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट, ठीक है, यानी कि CIS आपको पता होना चाहिए दोस्तों, CIS ग्रुप है जो हमारा सोवियत संघ के विघटन होने के बाद जो है उनके सोवियत संघ के विघटित क्षेत्रों ने CIS नाम का ग्रुप बनाया था, जो आर्थिक लेन देन के लिए एक मित्रता का भाव हमेशा पनपा रहे, हम यूँ कह सकते हैं। क्योंकि अब भाई भाई है यार, कहीं ना कहीं भाई थे किसी ज़माने में तो सारे, और वो भाई अब टूट गए तो इतने थोड़े खतरनाक दुश्मन थोड़ी हो जाएंगे। इतने सारे भाई थे, उसमें से कोई तो यार मतलब कि वो तो रहेंगे, थोड़े बंधन में तो बंधना रहेगा, मतलब थोड़ा बहुत तो देखा जाए तो CIS के साथ हमने मतलब कि अपने संबंध बनाने शुरू करे। तो कहीं ना कहीं जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, ये भी उसी के बाद हुआ, तो रिजल्ट उसमें हमें देखने के लिए मिला, ठीक है। और गुटनिरपेक्षता की नीति को हमने पुनः निर्धारण करना पड़ा, ठीक है। और तो पुनः निर्धारण हो गया गुटनिरपेक्ष नीति का, यानी कि दोबारा से पुनः डिसीजन लेना पड़ा हमें कि अब गुटनिरपेक्षता की नीति को कि अब गुट का एक का समाप्त हो गया है। तो जो हमारा लक्ष्य था वो कहीं ना कहीं हो गया कि यार हम किसी भी गुट में शामिल नहीं हुए थे पूर्ण रूप से, और अब एक गुट की समाप्ति हो चुकी है। अब पूंजीवादी गुट ही बचा है। पूंजीवादी गुट क्यों बचा है? क्योंकि अब अमेरिका ही बचा है, क्योंकि सोवियत संघ का तो विघटन हो गया इसलिए। तो 27वें क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। तो 27वां क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय विकास परिषद, शॉर्ट फॉर्म में इसे नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल यानी कि NDC बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो NDC के उद्देश्य का वर्णन करना है। तो अगर NDC आपने पढ़ा है तो NDC देखिएगा, NDC ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, और लेकिन ये नया टॉपिक है 2021 के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूँ। और NDC मतलब कि अब इसका वजूद नहीं है, मैं आपको बता दूँ। अगर आपने पढ़ा है NDC तो आपको पता होगा, क्योंकि वजूद क्यों नहीं है, क्योंकि इसके सभी कार्य कहाँ ट्रांसफर हो चुके हैं इस दौरान, नीति आयोग के अंतर्गत, ठीक है। तो NDC के मुख्य उद्देश्य का वर्णन करना है। तो नीति आपका वो राष्ट्रीय विकास परिषद का तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो हमारा उद्देश्य है, तो उसमें आपको मैं बता दूं, तो योजनाओं के क्रियान्वयन में राज्य को सहयोग देना, ठीक है, सहयोग देना या सहयोग सुनिश्चित करना, या आप लिख सकते हो। आप लिखिएगा कि राष्ट्रों के स्रोत जो हैं, राष्ट्र के स्रोत और प्रयासों को, योजनाओं को प्राप्त करने के लिए सुदृढ़ करना और गतिशील करना, यानी कि जो हमारे राष्ट्र को अच्छा बनाने के लिए, जो योजनाओं बनाने के लिए जो हमारे कोशिशें हैं, जो स्रोत हैं, तो उनको प्राप्त करने के लिए एक सुदृढ़ करना और उनको गतिशील करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। और अगला देखा जाए तो नागरिकों के जीवन स्तर को सुधार करना, यानी कि बेटर लाइफ स्टाइल बनाना, कहीं ना कहीं ये भी एक NDC का प्रमुख उद्देश्य में आ जाएगा। और प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाना, ये भी कहीं ना कहीं NDC के उद्देश्य में आ जाएगा, ठीक है। तो इन्हीं पॉइंटों को आपका एक्सप्लेन कर देना है। तो दोस्तों अगला आपका जो क्वेश्चन है 27वें के बाद मतलब कि खंड E स्टार्ट हो चुका है, सेक्शन E, ठीक है। 28वां क्वेश्चन आपका वर्ल्ड मैप से आया है, ठीक है। तो दिए गए विश्व मानचित्र में ABCDE देश दर्शाए गए हैं। नीचे दी गई जानकारी के आधार पर उन्हें पहचानिए, उनके नाम, प्रयोग की गई जानकारी के क्रम, संख्या तथा संबंधित अक्षर को दी गई तालिका के रूप में अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। दोस्तों मैं आपको सबसे पहले बता दूं, जो स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि वर्ल्ड का मैप हो चाहे इंडिया का मैप हो, इसे फाड़ के अपने आंसर की में यानी कि आंसर स्क्रिप्ट में आप जो चिपका देते हो अपने धागे से बांध के, बिल्कुल गलत काम करते हो, ठीक है। 12th में आकर आपको केवल टेबल बनानी होती है अपने आंसर में, आंसर की मतलब कि जो आप जिस पर आंसर लिखते हो अपनी आंसर सीट, उसमें आंसर सीट में आपको मैप फाड़ के नहीं चिपकाना होता है दोस्तों। यारो इस बात का विशेष कर ध्यान रखिएगा। जो टीचर आपसे ये कहते हैं, क्योंकि टीचर वो 10th तक पढ़ाते हैं आपके, अगर उस दिन मतलब कि ड्यूटी लग भी जाती है टीचर की, 10th में कोई टीचर पढ़ाता है तो वह अगर आपसे कह देगा अरे मैप नहीं लगाओगे, मैप लगाओ दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों वो 10th का टीचर है, और 10th के टीचर जो है 10th में मैप लगता है, बात ये है। 11th और 12th में आके मैप नहीं लगाया जाता। पॉलिटिकल साइंस में हमारा मैप कॉपी में ही लिखा जाता है, ठीक है, टेबल बनाई जाती है। तो टेबल किस तरह से बनानी है मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो देखिएगा
टेबल आपको कुछ इस तरह से बनानी है, ठीक है। तो इस टेबल का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पेपर में भी इसी टेबल को ध्यान रखिएगा। वो टेबल याद रखना ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसी में दिया गया है। एक आपको कॉलम बनाना है, प्रयोग की गई जानकारी में आपको क्वेश्चन संख्या डालनी है 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर इस कॉलम को कुछ नहीं छेड़छाड़ करनी। फिर आपको रिलेटेड अक्षर यानी कि आपको संबंधित अक्षर का एक कॉलम बनाना है। फिर सदेश के नाम, ये 5 लाइनों में आपको विभक्त कर देना है, क्योंकि 5 आपके क्वेश्चन है। तो संबंधित अक्षर में आपको A B C D या जो भी है आपका C या D जो भी आपका आएगा वहाँ पे पहले क्वेश्चन में जो फिट बैठ रहा है, फिर वो आपको मेंशन करके उस देश का आपको नाम लिखना है उसी के सामने, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। और चलिए हम अपने क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो 5 हमारे क्वेश्चन हैं ये पूरे। यार 5 क्वेश्चन दिए गए हैं और ऊपर वाले में टेबल नीचे दे रखी है, वो दृष्टिबाधित स्टूडेंटों के हैं नीचे वाले क्वेश्चन। तो देखिएगा हमारे क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, 1 मिनट ज़रा रुक जाइए आप। इसमें दे रखा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कोई एक कार्य बताइए। तो हाँ ठीक है, क्योंकि मैं इसमें ये देख रहा था कि ये आगे पीछे दोनों प्रिंट आउट हो गया, क्योंकि इसमें जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इसमें भी दे रखा है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इसमें भी दे रखा है, लेकिन वो मिसप्रिंट नहीं है, वो ठीक है, बस वो थोड़ा ऊपर नीचे कर दिया इन्होंने। तो देखिएगा पूछा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो देखिएगा इसमें अगर ऑप्शन जो दे रखा है, तो देखिएगा इसमें जो है ऑप्शन जो दे रखा है सी दे रखा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, सी ऑप्शन में कहीं आपका क्या दिखता है, आपको अमेरिका ही तो दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि वर्ल्ड के मैप में सी में अमेरिका दिख रहा है। और आपका क्वेश्चन पूछा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, ध्यान रखना IMF से क्वेश्चन आया कि IMF का HQ यानी कि हेड क्वार्टर कहाँ अवस्थित है। तो दोस्तों आपको अब क्या करना है, पहले क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बता दिया कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अब आपको ये तो पता होना चाहिए ना पेपर में कि सी ऑप्शन में अमेरिका है भी या नहीं। कभी आप सी समय समझने लग जाओ कि यार ये तो अमेरिका नहीं लग रहा है, यहाँ तो क्यूबा लग रहा है, ठीक है, तो आप गड़बड़ कर जाओगे। यार मानचित्र की आपको पकड़ होनी चाहिए, इसलिए वर्ल्ड का मैप आप खरीद लेना बड़ा वाला, ठीक है। मतलब कि आप अगर यार बड़ा वाला मैप खरीदोगे ना, मान लो कि अगर जो आपके स्कूल के अंदर बोर्ड जो होता है अगर उसका आधा हिस्सा लोगे, बड़ा साइज बता रहा हूँ, मतलब ज़्यादा महंगा नहीं आता, मतलब यार 200 रुपये तक का आपको मिल जाएगा, बहुत अच्छा। मैं ही लाया था अपने लिए। अगर आप छोटा ख़रीदना चाहते हो वैसे वाले, मतलब एक पोस्टर वाले जो आते हैं, जो हल्का सा पोस्टर होता है, तो उसका भी आपको 20-25 रुपये का मिल जाएगा, ठीक है। तो यार ले लेना वर्ल्ड मैप से, यार ये रहता है बड़ा मैप खरीद के कि उसमें आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। अब जैसे मान लो कि कोई भी कंट्री का नाम आ रहा है पॉलिटिकल साइंस में 12th में, उस कंट्री को वर्ल्ड मैप पे देख लो, नज़र मान लो, बस नज़र मान के ही आपका काम हो जाएगा, उसमें ज़्यादा घोर अध्ययन नहीं करने की जरूरत है आपको, ठीक है। समझ में आ गया। तो अब आपको देखिएगा आंसर कैसे करना है दोस्तों। अब आपको क्या करना है कि इस वाला पहले वाले क्वेश्चन में कि IMF का हेडक्वार्टर पूछा है, तो संबंधित अक्षर वो कौन सा था, सी था, ठीक है। तो एक के सामने आपको सी लिख देना और कंट्री का नाम क्या है वो आपको पता होना चाहिए, अमेरिका है उस कंट्री का नाम, ठीक है। तो देश का नाम लिख दोगे ना अमेरिका, ठीक है। तो अब आपका पूछा है क्वेश्चन कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ठीक है। तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है सभी को पता होना चाहिए दोस्तों ये, ठीक है। तो जहाँ पर मतलब कि हनीमून भी बनाने जाते हैं लोग बाग, तो इसमें आप देख सकते हो, इसमें दे रखा है ये आप देख सकते हो। अगर मैं आपको दिखा दूं कि अगर इसे जूम करके, पहले तो देखो यार समझो, एनालिसिस कर लो, पहले तो ये पता होना चाहिए कि आपका मतलब कि ये कंट्री जहाँ पर मेंशन कर रखी हैं परीक्षा मतलब कि एग्जामिनर ने, तो ये कंट्री को का नाम क्या है ये आपको तो पहले से ऑलरेडी पता होना चाहिए। और अगर आपका क्वेश्चन मिल गया तो आपको हिंट मिल गया फिर कि यार ये ही कंट्री होगी, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो ई वाले पे जहाँ पे मेंशन कर रखा है ना, बिल्कुल छोटा सा ये कंट्री है, ठीक है, जहाँ ई दे रखा है। मैं जूम करके आपको खूब दिखा दूँ तो इससे ज़्यादा थोड़ा जूम नहीं होगा, फट जाएगा ये। तो देख सकते हो ई पे दोस्तों आपका स्विट्जरलैंड पड़ता है, ठीक है। स्विट्जरलैंड जो है हमारा आपका किसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में, मैंने आपको बता दिया कि आपका जो संयुक्त राष्ट्र जिसे आप व्यापार संगठन कहते हो, ठीक है, उसी का ही मुख्यालय है, ठीक है, याद रहेगा दोस्तों। तो चलिए हम जो है यहाँ पर अब आपको क्या करना है, जो आपका ई ऑप्शन है, ई ऑप्शन में आपका जो WTO है, यानी कि WTO है ना आपका वर्ल्ड व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मतलब, तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय आपका स्विट्जरलैंड में है। तो स्विट्जरलैंड आपको लिखना है
ई करके, ठीक है। तो टेबल यार कहाँ गई, देख रहे हो ना, नीचे कर दी इन्होंने टेबल, इसलिए मैं कह रहा था इन्होंने ऊपर नीचे कर दिया है। तो देखिएगा आपको दूसरे क्वेश्चन में फिर क्या करना है कि ई भरना है, और ई भरने के बाद आपको स्विट्जरलैंड भरना है, ठीक है, स्विट्जरलैंड। ओके, तो हम बात करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य कौन सा है, सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य कौन सा है। तो बिल्कुल यही है यार, उस बिना मतलब की सॉरी मांग दिया। तो स्थायी सदस्य कौन सा है, तो इसमें देखिएगा दोस्तों आपको क्या करना है, स्थायी सदस्य तो वैसे बहुत सारे हैं। अब देखिएगा अमेरिका तो आपने भर दिया, ध्यान रखना दोस्तों रिपीट नहीं होने के, अल्फ़ाबेट के अक्षर रिपीट नहीं होंगे, और एक ही अल्फ़ाबेट का अक्षर एक क्वेश्चन के लिए बना हुआ है, इस बात का विशेषकर रूप से ध्यान रखना, ठीक है। अब आपका भी अब कहो यार अमेरिका होना चाहिए इसका उत्तर, तो अमेरिका क्योंकि स्थायी देश है उसका, आपका मतलब कि सुरक्षा परिषद का, तो अमेरिका तो क्योंकि यार आपने भर दिया, ठीक है। तो अब अमेरिका से आपको छेड़छाड़ नहीं करनी, ठीक है, वो भड़क जाएगा वरना अमेरिका फिर। अब आपको क्या करना है दोस्तों, अब देखो स्विट्जरलैंड के पास कौन सी कंट्री पड़ती है आपको पता है, फ्रांस पड़ती है, ठीक है। तो आपको डी ऑप्शन में ना फ्रांस ही दे रखा है, तो आपको क्या करना है, तीसरे क्वेश्चन के आंसर में आपको डी बराबर आपको फ्रांस भर देना है, ठीक है, समझ में आ गया। तो चलिए चौथे क्वेश्चन पे बात करते हैं। टेबल अब की बार नहीं दिखाता हूँ क्योंकि प्रैक्टिस आपकी हो गई होगी। चौथा क्वेश्चन है, 2006 तक सर्वाधिक वीटो पावर का इस्तेमाल करने वाला देश, सभी को पता है भाई कौन सा था, सबसे अधिक जो है हमारी 2006 तक सबसे अधिक वीटो पावर का यूज किसने करा, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, और यहाँ पर आप दे भी रखा है ए कंट्री, ठीक है, बताइए, यूएसएसआर। रूस नहीं लिखना दोस्तों, सोवियत संघ रूस लिखना है, इस बात का ध्यान रखो, रूस लिख दो तो नंबर कट जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये पुराना मैप दिया गया आपको, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, पुराना ही तो देंगे यार 1991 वाला। तो समझ में आ गया दोस्तों। अब एक ही कंट्री बचेगी और एक ही क्वेश्चन बचा है, यूएनओ के वर्तमान महासचिव किस देश के रहने वाले हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो एंटोनियो गुटरेस दोस्तों आपके वर्तमान हमारे वो हैं, आपको पता होगा अध्यक्ष हैं, ठीक है, यानी कि महासचिव हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो हमारे महासचिव हैं वो एंटोनियो गुटरेस दोस्तों पुर्तगाल से हैं, ठीक है। पुर्तगाल जो है हमारी कंट्री कहाँ पर है, तो बी ऑप्शन में पुर्तगाल है, फ्रांस से नीचे एक नीचे कंट्री जो पड़ती है उसी के बगल में आपको बी ऑप्शन देखने के लिए जहाँ मिल रहा है, तो बी ऑप्शन में आपको पुर्तगाल भरना है। ओके, तो जो हमारे ब्लाइंड स्टूडेंट इस वीडियो को सुन रहे हैं तो उनके लिए भी यार मैं बता देता हूँ स्टूडेंटों के लिए, तो उनके लिए क्वेश्चन है, उन्हें देख नहीं पाते इसलिए उन्हें स्क्राइब स्टूडेंट जब बोलते हैं तो उनके उत्तर वो बोल के लिखते हैं, लिखवाते हैं किसी और से। तो उनका क्वेश्चन आया है आपका ब्लाइंड स्टूडेंटों का कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, तो आपको पता है 24 अक्टूबर 1945। आपका नॉर्मल स्टूडेंटों को ये क्वेश्चन नहीं करना, आपको मैप का ही क्वेश्चन करना है, ठीक है। ब्लाइंड स्टूडेंटों को ही केवल दृष्टिबाधित वाले प्रश्न करने होते हैं। ओके, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कोई एक कार्य बताइए, तो वैश्विक वित्तीय व्यवस्था की देखरेख करना। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई, 1945 में। मानवाधिकार की रक्षा में सक्रिय स्वयंसेवी संगठन का नाम बताइए, एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच। देखिएगा ये क्वेश्चन वैसे तो दृष्टिबाधित स्टूडेंटों का आया है चौथा, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों, क्योंकि बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। भारत यूएनओ का सदस्य कब बना, तो आपको पता होना चाहिए 30 अक्टूबर 1945 को भारत यूएनओ का सदस्य बना, 30 अक्टूबर 1945 को। ओके, यानी कि 24 अक्टूबर को स्थापना हुई थी इसकी यूएनओ की, और 30 अक्टूबर 1945 को यूएनओ सदस्य बन गया भारत। ओके, तो चलिए हमारा मैप भी हो गया, मैंने आपको मैप भी बता दिया है। और अब हम बात करते हैं कार्टून के प्रश्न की तरफ। तो 29वां क्वेश्चन हमारा कार्टून से है। तो दिए गए कार्टून का ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। पहला क्वेश्चन 1 नंबर का है, दूसरा क्वेश्चन 2 नंबर का, तीसरा क्वेश्चन 2 नंबर का। इस प्रकार से 29वां क्वेश्चन टोटल 5 नंबर का है। 2 नंबर के क्वेश्चनों का जवाब 40 शब्दों से अधिक नहीं देना है। तो चलिए हम पहले कार्टून को समझते हैं। बड़ा जेन्युइन कार्टून है यार, क्लैरिटी बड़ी यहाँ पर तो थोड़ी ठीक भी आ जाएगी यार, जूम करके दिखा दूंगा, लेकिन जब आपका पेपर में आता है बिल्कुल ब्लैक ब्लैक आ जाता है, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो कार्टून है पहले तो इसे मतलब कि अपनी नज़रों में घुमा लो, मैं जूम करके अभी ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा। ये कार्टून आपका जयप्रकाश नारायण हो गया, ठीक है। और जो हम यूँ कहें इंदिरा गांधी सरकार को सत्ता से हटाने की जब बात कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं जो मतलब कि अराजकता फैलाना चाहता था इंदिरा गांधी सरकार को हटाने के लिए, तो कहीं ना कहीं उसके दौर की यार बात आपको चल रही है कि इंदिरा गांधी के खिलाफ मतलब कि हमने मतलब कि देखा जाए तो वो लगाए थे कि इंदिरा गांधी सही काम नहीं कर रही है। तो भ्रष्टाचार हो गया, हिंसा हो गया, जंगल राज जैसे मुद्दे लोकतंत्र के पतन के लिए उत्तरदायी हैं। तो वो कहीं ना कहीं पॉइंट इसमें आपको लिखना है, ठीक है। तो
मतलब कि ये जो कार्टून है एनालिसिस करके मैं आपको बता रहा हूँ और ये सारी चीज़ बताता हूँ। देखिए जंगल भ्रष्टाचार यहाँ लिख रखा है, यार आपको दिखेगा भी नहीं, ऐसे तो दिखेगा नहीं, जहाँ तक फुल एचडी में कर देना, ठीक है। जंगल राज है, हिंसा है, ठीक है, और यहाँ पे लोकतंत्र बचाओ कौन बैठे हैं धरने पे, ठीक है, यानी कि प्रदर्शन के रूप में बैठे हुए हैं इन्होंने, देख सकते हो एक मतलब कि वो भी ले रखा है अपने हाथ में लोकतंत्र बचाओ की तख्ती, और उस पर नीचे लिख रखा है जेपी यानी कि जयप्रकाश नारायण, ठीक है। तो एक व्यक्ति हैं जो कह रहे हैं कि देखो वह लोकतंत्र का पलीता लगाना चाहता है, अराजकता फैलाना चाहता है, सत्ता हासिल, ठीक है। तो ये है, और यहाँ पे कुछ लोग हैं जो देख रहे हैं इनको, ठीक है। तो चलिए हम जो हैं 29.1 के क्वेश्चन को आप करते हैं सोल्व। देखिएगा दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा, सपोर्ट मेटल जो है आपका सीबीएसई के द्वारा दिल्ली के स्कूलों के छात्रों को मिलता है, तो आप उसकी हेल्प से दोस्तों ज़रूर उसके अंदर जितने भी कार्टून दे रखे हैं यार उन्हें पढ़ लेना, किताब के अंदर जो कार्टून दे रखे हैं उन्हें समझ लेना, ठीक है। तो वहीं से कार्टून आते हैं और कहीं अजूबा कार्टून नहीं आता है आपसे पूछने के लिए। तो 29.1 हमारा प्रश्न आया है, लोकतंत्र बचाओ की पट्टिका पकड़े हुए व्यक्ति कौन है, नाम लिखिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछ लिया, नाम उसमें ही लिखा हुआ है, ठीक है, आंखों के सामने आपका नाम है, तो आपको नाम लिख देना है जयप्रकाश नारायण, ठीक है दोस्तों, लिख दोगे दोस्तों जयप्रकाश नारायण। 29.2 हमारा क्वेश्चन है, कार्टून में दिए गए 5 व्यक्ति के समूह के रूप में धरने पर बैठे हुए व्यक्ति का इरादा क्या है। तो देखिएगा दोस्तों, कार्टून में दिखाए गए 5 व्यक्तियों के समूह की राय में, ठीक है, 5 व्यक्तियों की समूह की राय में धरने पर बैठे हुए व्यक्ति का क्या इरादा है। तो देखिएगा धरने पर जो व्यक्ति बैठे हैं वो कौन है आपको पता होगा, मैंने आपको बता दी जयप्रकाश नारायण, और आपकी 5 व्यक्तियों के समूह की राय में कार्टून में दिखाए गए जो हमारा क्या है व्यक्ति, तो आपको उसी के प्रति व्यक्ति का इरादा बताना है। तो देखिएगा इस समूह में जो राय है, इस ग्रुप की जो राय है ये वाली राय, ठीक है, मतलब कि यहाँ पर जो कह रहे हैं ये देखो लोकतंत्र का पलीता, तो वही आपको बताना है, इसी को थोड़ा मैं बताता हूँ। तो इसमें आप लिख सकते हो कि इस समूह की जो एडवाइस है, जो राय में धरने पर बैठा व्यक्ति है वो देश में अराजकता फैलाना चाहता है तथा उसका उद्देश्य इंदिरा गांधी सरकार को सत्ता से हटाकर सत्ता परिवर्तन करना चाहता है, ठीक है। तो देखा जाए तो यही आपको इसमें लिख देना है कि इस समूह में धरने पर बैठे व्यक्ति जो हैं अराजकता फैलाना चाह रहे हैं। और क्योंकि यार अराजकता का पॉइंट इसलिए कहना पड़ेगा क्योंकि अराजकता ऐसे तत्व जो एक प्रकार के लड़ाकू प्रवृत्ति के आप कह दो कि कहीं ना कहीं वो सारी चीज़, लेकिन यार जब भी हम कभी भी हड़ताल करते हैं या प्रदर्शन करते हैं या मतलब कि धरना करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ सरकार को अराजक ही पूर्ण लगती हैं कि ये अराजक तत्व हैं, ठीक है, तो अराजक ही लगती हैं। और हमें इंदिरा गांधी के परिप्रेक्ष्य से भी चीज़ों को दर्शाने की ज़रूरत है इस कार्टून में, तो इसलिए हम अराजक शब्द का इस्तेमाल करा है। और जो व्यक्ति हैं वो आपको इसमें लिखना है कि व्यक्ति जो है, व्यक्ति का इरादा क्या है कि इंदिरा गांधी की सरकार की सत्ता को हटाकर परिवर्तन करना चाहते हैं, ओके। तो आपको पता भी होगा इसमें नारा भी लगाया गया था, मुझे याद नहीं आ रहा वो, कि कुर्सी खाली करो कि जनता आती है, ठीक है। तो वो बहुत ही अच्छा मतलब कि कहीं ना कहीं एक प्रकार से कविता थी, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, वो था, ठीक है। तो वो भी इसी सिलसिले के रिगार्डिंग था। तो चलिए खैर छोड़िए, मैं 29.3 के क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, ज़्यादा ही एक्सप्लेन हो जाएगा वरना। तो 29.3 हमारा क्वेश्चन है कि इसमें है लोकतंत्र के पतन के लिए उत्तरदायी किन्हीं मुद्दों का कार्टून में जो उजागर किया गया है। तो लोकतंत्र के पतन के लिए जो महत्वपूर्ण जो पॉइंट हैं तो आप देख सकते हैं इसमें दे भी रखा है, लोकतंत्र का पलीता लगाना चाहते हैं। तो देखो वो उंगली कर रहा है उधर, और यहाँ पर देखो के स्थान पे भ्रष्टाचार, जंगलराज और हिंसा, ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए उत्तरदायी कारक हैं, ठीक है। तो आगे क्योंकि लिख रहा भी है लोकतंत्र बचाओ जो तख्ती पे है जेपी नारायण के हाथ में। तो 29.3 का भी आपको उत्तर समझ में आ गया कि भ्रष्टाचार, हिंसा, जंगलराज जैसे मुद्दे लोकतंत्र के पतन के लिए उत्तरदायी हैं, ठीक है। तो जो हमारे ब्लाइंड स्टूडेंट हैं वो 29 के स्थान पे इस क्वेश्चन को करेंगे, तो मैं आपको भी बता दूं। तो 29.1 में जो हमारे ब्लाइंड स्टूडेंट इस वीडियो को सुन रहे हैं, तो नॉर्मल स्टूडेंट के लिए नहीं है, ये ब्लाइंड स्टूडेंटों के लिए है, मतलब कि ये वाला क्वेश्चन जो अब बता रहा हूँ। तो लोकनायक के नाम से कौन सा नेता प्रसिद्ध था।
तो जयप्रकाश नारायण। ठीक है, संपूर्ण क्रांति में कुल कितनी क्रांतियां शामिल थी, तो आपको पता होना चाहिए सप्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। संपूर्ण क्रांति के अंदर कुल कितनी क्रांतियां शामिल थी, 7 क्रांति, सप्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इसमें राजनीतिक क्रांति, आर्थिक और सामाजिक और सांस्कृतिक और बौद्धिक और शैक्षिक और आध्यात्मिक क्रांति थी। ठीक है, 7 क्रांति नंबर 1 राजनीति। देखिएगा दोस्तों, ये नया टॉपिक जोड़ा गया है सीबीएसई में 2021 के सिलेबस में, ये आपको भी पता होना चाहिए नॉर्मल स्टूडेंट। ठीक है, ऐसा मत सोचो ये ब्लाइंड स्टूडेंटों का ही क्वेश्चन आएगा। तो पहली क्रांति सप्त क्रांति के नाम से जिनको जाना जाता है आपका मतलब कि तो संपूर्ण क्रांति का जो नारा दिया था, और संपूर्ण क्रांति कि ये संपूर्ण क्रांति है रे, ऐसे मतलब कि आपने देखा भी होगा स्टोरी में। तो संपूर्ण क्रांति में 7 सप्त क्रांति थी, और सप्त क्रांति में नंबर 1 राजनीतिक क्रांति, आर्थिक क्रांति नंबर 2, नंबर 3 सामाजिक क्रांति, नंबर 3 मतलब नंबर 4 सांस्कृतिक क्रांति, नंबर 5 बौद्धिक क्रांति, और नंबर 7 शैक्षिक क्रांति तथा आध्यात्मिक क्रांति। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख देना। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लेते हैं 29.3 मानववाद क्या है और एकात्मक मानववाद का विचार किसने दिया। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, एकात्मक मानववाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय से हमारा प्रश्न आया है। ठीक है, ये भी नया टॉपिक है 2021 के अकॉर्डिंग सिलेबस में। तो मानववाद क्या है, तो आपको ये बताना है। तो मानववाद ऐसी विचारधारा है जो मानवीय मूल्यों और उनसे संबंधित विषयों पर ध्यान देती है। ठीक है, तो एकात्मक मानववाद का विचार पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने दिया था। ओके, तो यही थे 3 क्वेश्चन जो आपको करने थे ब्लाइंड स्टूडेंटों को। मतलब सेक्शन F की बात करते हैं, जो हमारे 6 नंबर के क्वेश्चन है सारे। ठीक है, तो बड़ा ही मजा आने वाला है इन क्वेश्चनों में भी फिर। तो चलिए सेक्शन F 6 नंबर के क्वेश्चन है 30, 31, 32। तो 30 क्वेश्चन पे हम 30वें क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं पहले। तो हमारा 30वां क्वेश्चन है पहला, भारत तथा रूस के संबंधों पर प्रकाश डालो। ठीक है, तो देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, किसी भी कंट्री के किसी भी से भी रिलेशन वैसे तो ज़्यादातर ये है कि आते नहीं हैं, लेकिन आज जाते भी तो यार छोड़ना भी नहीं है। ठीक है, यहाँ क्योंकि रिलेशन वाला जो क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, पहले तो इस तरह से आपको पेपरों में नहीं देखने के लिए मिलते थे, लेकिन अब 2021 में जब आपका सिलेबस अपडेट हुआ है तो उसमें विशेष रूप से दे रखा है कि उस कंट्री के इसके साथ कैसे रिलेशन है, यानी कि 21वीं सदी में भारत के साथ इनके बदलते हुए संबंध, इस नाम से आपके सिलेबस में टॉपिक डाल रखा है। ठीक है दोस्तों, अगर आपने 2021 का सिलेबस नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लेना पेपरों से पहले। ठीक है, आपको ये पता लग जाएगा कि मैं किन मुद्दों की आपके समक्ष बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो भारत और रूस के संबंध जो हमारे प्रकाश अगर हम डालें तो इसमें मैं आपको कुछ पॉइंट बताता हूँ। ठीक है, उन्हीं को ही आपको एक्सप्लेन करना है खूब विस्तार से। तो चलिए हम बात करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको भारत और रूस के संबंध पर प्रकाश डालते हुए मैं आपको मतलब कि यहाँ पर 6 पॉइंट बताऊँगा, और 6 पॉइंटों को ही आपको विस्तार से खूब लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको भूमिका लिखनी है। तो मैं आपको बता दूँ तो रूस भारत का एक सहयोगी एवं मित्र देश रहा है। ठीक है, और भारत और रूस आपसी संबंध महत्वपूर्ण और सहयोगात्मक रहे हैं, ये लिखना है। फिर आप दूसरा पॉइंट लिखना भूमिका में, जहाँ एक और दोनों देश के बीच द्विपक्षीय संबंध दिखाई देते हैं, वहीं बनते एवं संवरते समीकरण नए संबंधों को गति प्रदान भी करते हैं। फिर आपको दोस्तों लिखना है मतलब कि पहला पॉइंट, मतलब कि जो पैराग्राफ बनेंगे ना आपके, अब 6 पैराग्राफ में इसका उत्तर देना, छोटे छोटे पैराग्राफ मतलब क्या, पैराग्राफ मतलब 3-3 लाइन के पैराग्राफ, मतलब कहने का ये। तो भारत एवं रूस के रणनीतिक संबंध ने दोनों देशों के आपसी रिश्तों को एक नई पहचान भी प्रदान करी है। तो देखिएगा, भारत और रूस के रणनीतिक संबंधों में दोनों देशों के रिश्ते को एक नई पहचान भी दी है। तो इसमें आप कोई उदाहरण जरूर दे देना। ठीक है, भारत के बीच और रूस के बीच जो भी कोई समझौता हुआ है रिसेंटली में, उसका उदाहरण दे देना। तो बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे आपके सपोर्ट मैटर में लिखा हुआ, वरना करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन है, आप उसके परिप्रेक्ष्य से भी इसका उत्तर दे सकते हो। ठीक है, तो भारत रूस के बीच प्रौद्योगिकी एवं संचार के क्षेत्र में उल्लेखनीय संबंधों की पुष्टि की जा सकती है। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं इसके लिए भी आपको कोई एक उदाहरण दे देना है। ठीक है, आप मिसाइलों का उदाहरण दे देना, मिसाइल जो ले रही है रिसेंटली में, ठीक है, उनका नाम बता देना। तो अगला तीसरा पॉइंट लिख सकते हो कि दोनों देश विश्व की बहुध्रुवीय विश्व बनाने के लिए अग्रसर हैं। ठीक है, और इसमें आप उदाहरण दे सकते हो कोई एक, जैसे ब्रिक्स का उदाहरण दे देना इसमें। ठीक है, ब्रिक्स का, क्योंकि ब्रिक्स में कहीं ना कहीं बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था और सारे जितने भी देश हैं ब्रिक्स में, वो उसमें कहीं ना कहीं शामिल है। ठीक है, ब्रिक्स में जो आर है वो आर फॉर रसिया ही है। ठीक है, अरे
तो मैं इस क्वेश्चन को नीचे कर रहा था ना, इसके लिए कह रहा हूँ। अरे तो देखिएगा आपका इसमें आप चौथा पॉइंट आप लिख सकते हो कि भारत ने शोध एवं शिक्षा सुविधाओं को विकसित करने के लिए रूस से सहयोग प्राप्त किया है। ठीक है, तो इसमें भी अगर आप उदाहरण अगर आपको मिल रहा है तो लिख देना, क्योंकि देखिएगा हर पॉइंट के बाद उदाहरण लिखना ज़्यादा ही ज़रूरी है, तो ये भी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आपको पता है दोस्तों तो इस पर रिसर्च पहले से ही कर लेना, क्योंकि आपको देखिएगा बहुत सारे एग्जाम्पल आपके सपोर्ट मेटल में हो गए रिसेंटली के, बहुत ज़्यादा अपडेटेड जो आपका सपोर्ट मेटल है, या अगर आप यार ये तो ऐसा टॉपिक है अगर नेट पे डाल लोगे तो धड़ से आ जाएगा, और न्यूज़ पे तो खूब आता है भर भर के, जैसी यात्रा करते हैं। तो व्लादिमीर पुतिन जो हमारे थे वो जब भारत आए थे तो आपको पता है किस तरह से वो चल रहा था, उस दौरान का अगर आप शो देख लोगे तो जब भी आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो पांचवा पॉइंट आपका मैं आपको बता दूं तो रक्षा साझेदारी में भारत ने परमाणु पनडुब्बी मिसाइल और रक्षा विमान उपलब्ध कराने से रूस सदा ही अग्रसर रहा है। ठीक है, तो इसमें आप लिख सकते हो उन पनडुब्बी या मिसाइल और रक्षा विमानों का नाम। ओके दोस्तों, तो इसमें आप लिख सकते हो कि सांस्कृतिक तौर पर भी दोनों देशों की अपनी निकटता को बढ़ाया है, यानी कि दोनों देश काफ़ी निकट हैं हमारे सांस्कृतिक स्तर पे भी। तो यार देखो इन पॉइंटों को ये आप खूब एक्सप्लेन करके लिख देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन अथवा में दे रखा है 30 के, तो सार्क जैसे क्षेत्रीय संगठन किस प्रकार दक्षिण एशिया क्षेत्र में अपनी प्रभावी भूमिका निभा सकते हैं, किन्हीं 6 बिंदुओं पर प्रकाश डालें। ठीक है, जो हमारा सार्क है यानी कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, SAARC सार्क जिसे कहते हो, तो सार्क क्षेत्रीय संगठन किस प्रकार दक्षिण एशिया क्षेत्र में अपने प्रभावी भूमिका निभा सकता है, किन्हीं 6 बिंदुओं पर आपको प्रकाश डालना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम जो है आपको पहले तो देखिएगा यहाँ पर आपको थोड़ा सा इसकी भूमिका बतानी होगी ज़्यादा सी, फिर आपको 6 बिंदुओं को आपको 6 बिंदु पूछे हैं। ठीक है, 6 बिंदुओं पर आपको प्रकाश डालना है, थोड़ा सा मतलब बिंदु लिख देना, फिर थोड़ा सा उसके बारे में बता देना, 2 लाइन का मतलब छोटा सा पॉइंट लिख के हेडिंग से डाल के और फिर थोड़ा सा बता देना। तो भूमिका थोड़ी इसकी लंबी लिखनी पड़ेगी क्योंकि आपको इंट्रोड्यूस करना है पहले क्वेश्चन को। तो देखिएगा सार्क की स्थापना 1985 में हुई। दक्षिण एशियाई देशों के सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के लिए उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी। नंबर 2 पैराग्राफ में लिखना कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की उपलब्धियों, ब्रैकेट में सार्क लिख देना। ठीक है, SAARC सार्क, तो उपलब्धियों को आंका जाए तो बेहद प्रशंसनीय नहीं रही, लेकिन यह संगठन समकालीन, क्योंकि यह प्रशंसनीय क्यों नहीं रही, तो क्योंकि आपको पता है ना दक्षिण एशिया का जो क्षेत्र है वो पूरा विवादित एरिया है, भारत और पाकिस्तान की लड़ाई किस तरह से हमेशा होती रहती है। ठीक है, आपको पता है, तो बहुत सारे इसमें मुद्दे हैं यार, ऐसी बात नहीं है सार्क का, तो इसका अपना ही इंटरनल कन्फ्लिक्ट है कि दक्षिण एशिया का, अगर आप विद्वान देखोगे रिसर्चर, वो हमेशा ही कहते हैं कि यार दक्षिण एशिया का हमेशा विवादित एरिया ही है ये। ठीक है, क्योंकि अन्य कंट्रियों के मुकाबले यार विवादित एरिया हम यूँ थोड़ी, अब हम अपने उसमें रहते हैं तो हम अपने लोग को ही बुरा कहेंगे। अब आप देखोगे गल्फ कंट्री का देख लो, खाड़ी देशों का भी कितना आपका विवाद होता है। ठीक है, चाहे आप लैटिन अमेरिका उधर आप जाओगे पश्चिम की तरफ, तो उधर भी कहीं ना कहीं आपको बहुत वो देखने के लिए मिलेंगे। तो ज़रूरी नहीं है, हाँ, लेकिन अब हमारा प्रश्न है तो उसके आधार पर आप लिख सकते हो। तो क्योंकि बेहद प्रशंसनीय नहीं रहा, लेकिन यह संगठन समकालीन चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हो सकता है। आवश्यकता है दृढ़ राजनीतिक इच्छा एवं सभी क्षेत्रीय सदस्यों को एक साथ मिलकर चलने के लिए संगठन निम्न प्रकार के क्षेत्रों के लिए प्रभावी भूमिका निभा सकते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 पॉइंट आपको कोविड-19 से रिलेटेड लिखने था। ठीक है, कोविड-19 से रिलेटेड, तो इसमें आप लिख सकते हो वैश्विक महामारी के नियंत्रण में आपकी सहभागिता। ठीक है, यानी कि इसमें आप कोविड-19 का मेंशन करके जरूर लिख देना। ठीक है, पर्यावरण समस्याओं का समाधान लिख देना। तीसरा पॉइंट आपको बताऊं तो क्षेत्रीय विकास में योगदान करके पॉइंटों को एक्सप्लेन कर देना। चौथे पॉइंट में सामाजिक समस्याओं और सामाजिक समस्याओं का निराकरण करने में सक्षम वाला पॉइंट करके लिख देना। ठीक है, फिर आप लिख देना कि वैश्विक मंच पर एकजुट होना, इस पॉइंट को आपको एक्सप्लेन कर देना कि हर मुद्दे के लिए कहीं ना कहीं वैश्विक मंच पर एकजुट होने के लिए भी बहुत ज़्यादा जरूरी है सार्क के अंदर जो शामिल देश हैं। आतंकवाद, पर्यावरण जैसी संकट वाली जैसी समस्याओं से निपटने के लिए भी सक्षम होगा। ठीक है, तो इनमें से जो है अन्य कोई बिंदु भी आप लिख सकते हो। तो चलिए 30वां क्वेश्चन आपको पूरा क्लियर हो गया, अथवा भी और ऊपर वाला भी। तो 31वें क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। तो देखिएगा 31वां क्वेश्चन है राजनीतिक दल की परिभाषा देते हुए उनके कार्यों का वर्णन करो। ठीक है, सबसे पहले आपको राजनीतिक दल क्या है वो आपको बताना है, फिर आपको बताना है दोस्तों यहाँ पर उनके कार्य क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए हम राजनीतिक दल क्या है इसको इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो देखिएगा राजनीतिक दल नागरिकों का एक ऐसा संगठन होता है जिसमें
वैचारिक एकता पाई जाती है, याद रहेगा। राजनीतिक दल नागरिकों का ऐसा नैतिक संगठन लिखना, ठीक है, राजनीतिक न लिख देना, नैतिक ही लिखना ज़्यादा अच्छा रहेगा। राजनीतिक दल नागरिकों का ऐसा नैतिक संगठन होता है जिसमें वैचारिक एकता पाई जाती है, ठीक है। अब इसके उद्देश्य में आपको जो पॉइंट लिखने हैं तो मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले लेकिन आपको ये बात लिखनी पड़ेगी कि इसका उद्देश्य सत्ता पर अधिकार प्राप्त करके अपनी विचारधारा के अनुसार सुशासन कार्य करना माना जाता है, ठीक है। तो याद रहेगा दोस्तों, इसका मतलब कि क्या बेसिक उद्देश्य मैंने आपको बता दिया है। फिर आपको इसके राजनीतिक दल के फिर आपको मुख्य कार्य बताने, कुछ कार्य बताने, वैसे तो मुख्य कार्य के रूप में ही बता देना, ठीक है। तो राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं, एक कार्य। दूसरा कार्य, राजनीतिक दल अलग अलग नीतियों और कार्यक्रमों और मतदाताओं के सामने रखते हैं अपने कार्यक्रमों और नीतियों को, पॉलिसीज़ को, अपनी विचारधारा को जनता के समक्ष उतारते हैं। राजनीतिक दल देश के कानून निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। राजनीतिक दल ही सरकार बनाते हैं और चलाते हैं। चुनाव हारने वाले राजनीतिक दल विपक्ष की भूमिका निभाते हैं, ठीक है। दोस्तों वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना इस दौरान विपक्षी पार्टी कौन सी है, ठीक है, विपक्षी पार्टी कौन सी है हमारी केंद्रीय स्तर पे, ठीक है। जो भी अगर है इस दौरान, आप जिस दौरान भी वीडियो देख रहे हो तो ज़रूर बता देना, ठीक है। मैं देखना चाहता हूँ कि आप किस तरह से उत्तर दोगे इसका, ठीक है। तो राजनीतिक दल ही सरकार बनाते हैं और चलाते हैं। चुनाव हारने के बाद राजनीतिक दल विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। अगला लिख सकते हो, जनमत निर्माण में राजनीतिक दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। सरकार के नियमों या कानूनों का विपक्षी दल के द्वारा ही मतलब कि आलोचना होती है, तो कहीं ना कहीं वो भी एक फैक्टर है। तो अगला आप लिख सकते हो कि सरकार द्वारा चलाए गए कल्याणकारी कार्यक्रमों को लोगों तक पहुँचाने का कार्यक्रम भी राजनीतिक दल करते हैं, ठीक है। तो इन पॉइंटों को भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके दोस्तों, अगला आपका पॉइंट है कि ये भी दल से ही है, तो इसमें मल्टी पार्टी सिस्टम से क्वेश्चन आया है। बहुदलीय प्रणाली 2021 के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये आपका पाठ्यक्रम में चेंज जो आया है उसी के अंदर आपका 1 पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम और आपका मल्टी पार्टी सिस्टम वाला टॉपिक जो ऐड करा गया है, तो उसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन आया है कि आपका मल्टी पार्टी सिस्टम क्या है, यानी कि बहुदलीय प्रणाली क्या है, तथा भारत जैसी विभिन्नताओं से परिपूर्ण देश में बहुदलीय प्रणाली किस प्रकार लाभकारी सिद्ध हो सकती है। तो मल्टी पार्टी सिस्टम से क्वेश्चन आया 6 नंबर का, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। पहले आपको बताना है बहुदलीय प्रणाली क्या है, फिर आपको बताना है कि भारत जैसे देशों के लिए परिपूर्णीय रूप से लाभकारी सिद्ध हो सकती है क्या, तो वो क्या है, तो उसके लाभ बताते हुए बहुदलीय प्रणाली के उदाहरण के रूप में भारत को रखते हुए आपको सारे को संक्षेप में बता देना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले बहुदलीय प्रणाली क्या है वो बताते हैं। तो बहुदलीय प्रणाली एक प्रणाली होती है जिसमें एक राजनीतिक दल को अलग अलग या गठबंधन में सरकारी नीति कार्यालयों का नियंत्रण हासिल करने की क्षमता होती है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें यही है कि बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां जिस देश में इलेक्शन लड़ती हैं, 2 या 2 पार्टियों से अधिक, ठीक है, हम उसमें मल्टी पार्टी सिस्टम का लागू कह सकते हैं। 2 पार्टी नहीं है, 3 या 3 पार्टियों से अधिक, ठीक है, वो लागू होगा इसमें। 2 पार्टी मल्टी पार्टी सिस्टम में नहीं हो सकती, लेकिन 2 पार्टी 2 दलीय प्रणाली आ जाती है, 3 दलीय हो जाता है तो वो बहुदलीय कहलाता है, ठीक है, इस प्रकार से। तो आपको बताना है कि बहुदलीय प्रणाली जो है इसमें राजनीतिक दलों का अलग अलग या गठबंधन में सरकारी कार्यालय जो होते हैं, जो हमारे सरकारी ऑफिस होते हैं, तो उस पर नियंत्रण हासिल करने की क्षमता आ जाती है, ठीक है। सरकारी कार्यालय का मतलब यार यही है जो हमारा सरकार है उस पर कंट्रोल कर लेती है, कोई भी दल कर लेगा जिसको बहुमत मिलेगा, तो उसके संदर्भ में आपको कहना चाह रहे हैं। औपचारिक लैंग्वेज से थोड़ा घबराए ना, बस उदाहरण के रूप में भारत को रखते हुए आपको बताना है, ठीक है, और बहुदलीय प्रणाली के लाभ बता देना बस। फिर तो इस क्वेश्चन को सिंपल मैंने आपके लिए कर दिया है। तो बहुदलीय मल्टी पार्टी सिस्टम के बेनिफिट्स क्या हैं वो आपने ज़रूर पढ़े होंगे, आपके टीचर ने पढ़ाए होंगे, ऐसा हम आशा मान के चल रहे हैं। तो इसमें आपको नंबर 1 पॉइंट लिखना है कि मतदाताओं का व्यापक पसंद आ जाती है, ठीक है, यानी कि बहुत सारी चॉइसेस मिल जाती हैं मतलब कि आपके वोटर्स को, और यह चुनाव पारदर्शिता को बढ़ाता है। अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी एक गलती करती है तो दूसरा मतलब कि प्रदर्शित कर देती है, देखो इसने इतने घपला कर दिया, ठीक है, तो इस तरह से। तो क्योंकि बहुदलीय पार्टी सिस्टम में आगे की सरकारी लोगों की ज़रूरतों के लिए उत्तरदायी और जवाबदेह होती है,
अगला पॉइंट लिख सकते हो कि एक विशाल और सामाजिक विविध देश के लिए बहुपक्षीय या बहुदलीय प्रणाली सबसे अच्छी है, क्योंकि यह समाज के प्रत्येक वर्ग और आवासों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। अगला पॉइंट लिख सकते हो आप इसमें कि यह प्रणाली विभिन्न पक्षों के बीच अपने स्वस्थ प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करती है। अगला पॉइंट आप लिख सकते हो किसी एक पार्टी की तानाशाही को रोक सकती है, ठीक है, रोकती भी है और राष्ट्र के विकास की संभावनाएं इससे बढ़ जाती हैं आपकी बहुदलीय प्रणाली से। ठीक है दोस्तों, तो यही थे कुछ पॉइंट जो मैंने आपको बताए बहुदलीय प्रणाली से जुड़े हुए। अब चलिए बात करते हैं अब अपने 32वें क्वेश्चन की तरफ। तो देखिएगा 32वां क्वेश्चन जो भी आया है अब तक, हमने 4 क्वेश्चन इससे पहले डिस्कस कर लिए हैं, 4 क्वेश्चन पेपर हिंदी मीडियम में एनडीए से जुड़ा हुआ ही क्वेश्चन आया है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, एक ही बार ऐसा हुआ होगा जिसमें एनडीए का क्वेश्चन नहीं आया होगा 32वां क्वेश्चन, वरना एनडीए यूपीए मतलब कि गठबंधन से ही आया है हर बार, एनडीए हो चाहे हो यूपी हो। तो एनडीए 4 क्या है तथा इसके देखिएगा क्वेश्चन आया है दोस्तों आपका एनडीए 4 क्या है तथा इसके विकास के लिए महत्वपूर्ण एजेंडे पर प्रकाश डालें। ठीक है, तो एनडीए 4 कह रहा है वर्तमान वाला, ठीक है, वर्तमान का जो गठबंधन है, तथा इसके डेवलपमेंट के लिए महत्वपूर्ण एजेंडे पर आपको प्रकाश डालना है। बहुत ही कितना अच्छा क्वेश्चन है, मतलब कि वर्तमान से ही क्वेश्चन आ गया और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो देखिएगा दोस्तों, आपको पहले इंट्रोड्यूस कराना है पहले इस क्वेश्चन को आते आते। तो भारतीय जनता पार्टी मतलब भाजपा तथा अन्य पार्टियों द्वारा बने गठबंधन ने 2019 के लोकसभा चुनावों को भारी मतों से जीता और इसी राजनीतिक दलों को एनडीए 4 के नाम से मतलब कि जाना जाता है, या एनडीए 4 के नाम ही से दिया गया। 2019 में 17वीं लोकसभा चुनाव में जो विजयी हुई पार्टी, ठीक है, उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और लोकसभा चुनाव के 17वें लोकसभा चुनाव 2019 में जो हुए हैं ये वर्तमान वाले। ठीक है, तो इसी राजनीतिक दल के गठबंधन को हमने एनडीए 4 का नाम दिया है, क्योंकि एनडीए की 4th गवर्नमेंट बनी है। ठीक है दोस्तों, और इस पार्टी के या इस गठबंधन के मुख्य एजेंडे जो रहे, महत्वपूर्ण एजेंडे, वो कौन कौन से हैं तो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन वैसे तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यार सीबीएसई वाले इस क्वेश्चन को बहुत बार रिपीट करके दे चुके हैं और फोकस भी रहता है कि करंट अफेयर्स से जुड़ा हुआ भी क्वेश्चन दिया जाए। करंट अफेयर्स नहीं कहेंगे यार, 2019 और 2021 चल रही है। तो इस पार्टी के या इस एनडीए के महत्वपूर्ण एजेंडे जो रहे 2014 के पश्चात भारतीय राजनीति में बड़ा परिवर्तन हुआ कि जाति व पंथ आधारित राजनीति का विकास और सुशासन उन्मुख राजनीति की ओर स्थानांतरण हुआ। ठीक है, और सबका साथ सबका विकास। देखिएगा दोस्तों, ये पॉइंट आपको ज़रूर लिख देना है। ठीक है यार, टीचर को इम्प्रेस करने के लिए या तो यूँ मान लो, क्योंकि यार जितनी भी बार एनडीए का नाम हमने सुना है, ठीक है, या आपने भी सुना है, तो अगर आपने नहीं ध्यान दिया हो तो आप ध्यान दे देना कि सबका साथ सबका विकास, ये पॉइंट आपको जरूर लिखना है। ये वर्तमान का जो नारा है आधुनिकता के दौर में कि सबका साथ सबका विकास। ठीक है यार, बहुत सारे हैं इसमें, आप बहुत सारे लिख सकते हो, बहुत सारे मुद्दे हैं। तो इसमें सबका साथ सबका विकास। देखिएगा दोस्तों, ज़्यादा ऐसे वाले जब क्वेश्चन आते हैं तो विचारधाराओं का भी थोड़ा बहुत ध्यान रखना कि कभी आप ज़्यादा ही मतलब कि वो अच्छाई बता रहे हो एनडीए की, तो उसमें हो सकता है कोई कांग्रेसी व्यक्ति अगर आपकी कॉपी चेक कर रहा है तो उस दौरान वो हो जाए। तो मतलब कि एक पॉजिटिव उसमें बात करनी है आपको कि ज़्यादा फिसल भी ना जाओ आप, और अपने मतलब कि स्थिरता आपकी बना के रखो। कहने का मतलब ये है यार, क्योंकि सारी चीज़ आपको समझ नहीं होगी, आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो, मैं आपको अपना फ्रेंड हो के इस चीज़ को बता रहा हूँ। ठीक है, तो 2014 के बाद भारतीय राजनीति में बड़ा परिवर्तन आया। व पंथ आधारित राजनीति का विकास जो है सुशासन उन्मुख हमारी राजनीति की ओर ट्रांसफ़र हो गया। सबका साथ सबका विकास के अपने पूर्व इच्छित लक्ष्यों के साथ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने विकास और सुशासन की जनता को सुलभ बनाने के उद्देश्य से विभिन्न सामाजिक आर्थिक कल्याणकारी योजनाएं प्रारंभ की, यथा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत अभियान, प्रधानमंत्री जन धन योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, किसान फसल बीमा योजना, बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ देश बचाओ, ये है। ठीक है, आयुष्मान भारत योजना, जितने भी योजनाओं का नाम है, जितने भी योजनाएं, ठीक है, स्किल इंडिया, या आपका ये PMKKY जिसमें कंप्यूटर वगैरह सिखाया जाता है, आपको बहुत सारी यार योजनाएं तो ऐसी बता ना यार, उनका मेंशन कर देना, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो इन योजनाओं को आपको बता देना है।
ओके। और आपको फिर बता देना इन सभी योजनाओं का उद्देश्य ग्रामीण परिवार विशेषकर महिलाओं को केंद्र में सरकार की योजनाओं का वास्तविक लाभार्थी बनाकर सामान्य जन के द्वार तक प्रशासन पहुंचाना रहा है। विभिन्न राज्यों के मतदाता जातियों, वर्ग और लिंग तथा क्षेत्रों से ऊपर उठकर विकास और सुशासन के विषयों को केंद्रीय मंचों तक लाने में सफल हुए हैं। ठीक है यार, मतलब कि इस तरह से ही आपको ये क्वेश्चनों को व्याख्या करना है, एक्सप्लेन करना है। लास्ट क्वेश्चन है 32वें का अथवा, इसके बाद हमारा ये क्वेश्चन पेपर खत्म और ये सीरीज भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो क्योंकि हमारी 5 वीडियो बन जाएंगी इसे देखने के बाद। तो शासन को कारगर बनाने के लिए कौन सी कसौटी आवश्यक होती है, व्याख्या करें। अरे कितना जेन्युइन क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिएगा ये भी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत अच्छी बात है कि कह रहा है कि शासन को कारगर, यानी कि शासन कह लो या गवर्नमेंट कह लो, ठीक है, या रूल कह लो कि रूलर कह लो एक प्रकार से आप। तो शासन को बेटर गवर्नेंस बनाने के लिए जो कारगर हमारे पॉइंट हैं वो कौन कौन से हैं और कौन सी कसौटी आवश्यक है बेटर गवर्नेंस बनाने के लिए, तो वही आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए मैं इसका आपको उत्तर बता दूं। तो देखिएगा बेटर गवर्नेंस का क्वेश्चन आया है। गवर्नेंस शासन को बोल देते हैं यार। ठीक है, शासन का मतलब सरकार ही है। तो शासन ऐसा विकासोन्मुख और उद्देश्य प्रशासन है, उद्देश्यों वाला प्रशासन है जो जनता के लाइफ स्टाइल में सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध हो। तो देखिएगा कहीं ना कहीं तो देखिएगा दोस्तों, मैं आपको बता दूं कहीं ना कहीं जो है आपको भी लगना है यार कि गवर्नेंस जो है चाहे कोई सी भी हो, ठीक है, वो एक डेवलपमेंट थ्योरी के उद्देश्य से अपना एडमिनिस्ट्रेटिव करे। ठीक है, शासन का एडमिनिस्ट्रेशन रोल होता है। ठीक है, जब शासन शब्द आता है तो आपको उसे एडमिनिस्ट्रेशन से कनेक्ट करके दिखाना होता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन का जो उद्देश्य है वो कहीं ना कहीं डेवलपमेंटिंग वेस होना चाहिए। ठीक है, और पब्लिक के लाइफ स्टाइल में कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट हो, उसके लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। कोई भी चाहे सुशासन हो, और सुशासन वाला शब्द जब शासन शब्द की यहाँ पर बात हो रही है ना दोस्तों, तो अटल बिहारी वाजपेयी का नाम ध्यान रख लेना। सुशासन दिवस उन्हीं की जयंती के अवसर पे भी बनाया जाता है। ठीक है, तो सुशासन दिवस याद रखना, बेटर गवर्नेंस कह देते हैं इसे। तो शासन को कारगर बनाने के लिए मुख्य कसौटियाँ इस प्रकार हैं। नंबर 1, सत्ता का स्ट्रक्चर। ठीक है, यानी कि सरकार का स्ट्रक्चर, सत्ता के प्रयोग के तरीके, यानी कि गवर्नमेंट यूज के हमारे जो तरीके हैं वो कौन से हैं, और सक्षमता, यानी कि एबिलिटी जो है वो क्या है, तो वो कहीं ना कहीं उसको बनाने के लिए अच्छा बेटर गवर्नेंस बनाने के लिए, कारगर बनाने के लिए, मतलब कि शासन को, वो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। तो देखिएगा सत्ता के स्वरूप पर यह निर्भर करता है कि सत्ता किस प्रकार की है, वह लोकतांत्रिक है, निरंकुश है। सत्ता के प्रयोग के तरीके में आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए सत्ता का प्रयोग किया जाता है। और क्षमता से अभिप्राय है, यानी कि सक्षमता जो हमने शब्द लिखवाया आपसे बताया, तो उसका मतलब यार यही है कि क्षमता से अभिप्राय कि सरकार अपनी नीतियों और कार्यों को पूरा करने में कितना सक्षम हो पाती है। आई होप कि आप यार इसे पूरा एक्सप्लेन करके तीनों पॉइंटों को और इसका मतलब कि वो इंट्रोड्यूस करते हुए बहुत ही अच्छी तरह से उत्तर दे दोगे। तो दोस्तों मैं यही कहूँगा कि आप हमारे यार दोस्तों, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अदर 4 वीडियो का पार्ट जो है, यानी कि प्लेलिस्ट का जो आपको लिंक है इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा नीचे की तरफ। ठीक है, यदि आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप वगैरह से जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यार दोस्तों, आपको थोड़ा सा भी अगर जानकारी इस वीडियो से मालूम हुई है तो यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जिनको भी वीडियो में कुछ थोड़ी सी जानकारी मिली है, कुछ अलग जानकारी मिली है, क्योंकि देखिएगा मैं आपको बता दूं यूट्यूब इतिहास में क्या हो रहा है कि यार इंग्लिश में ही सब काम कर रहे हैं और सीबीएसई की वेबसाइट पे भी आपको इंग्लिश में ही कंटेंट देखने के लिए मिल रहा है पॉलिटिकल साइंस का। ठीक है, हिंदी में यार कोई काम नहीं कर रहा है, मतलब कि क्वेश्चन पेपर सीरीज पे बात कर रहा हूँ। ठीक है यार, ऐसे मत मान लेना कि कोई मत काम कर रहा है तो आप मेरी बुराई करने लग जाओ। ठीक है, तो मैं इसके रिगार्डिंग बता रहा हूँ कि हिंदी के कंटेंट पे जिस तरह से मैंने आपको यहाँ पर बताया, तो यार इसलिए कहूँगा ये इस काम के लिए थोड़ी सी मेहनत लगती है बस मेरी। अब देख रहे हो कितने कंटिन्यू मैं आपके लिए बोलता जा रहा हूँ। आपके 4 पार्ट और बना रखे हैं, उसमें भी फुल स्पीच है मेरी। तो कहूँगा यार हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ जो आपके व्हाट्सअप ग्रुप हैं, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई हुई है इस दौरान, तो इस प्लेलिस्ट का लिंक, या मैं यूँ कहूँ इस वीडियो का लिंक आपको अपने मित्रों के व्हाट्सएप ग्रुपों में यार ज़रूर शेयर कर देना। एग्ज़ाम का दौर है और आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप जो है 100 में से 100 नंबर लाओ, मैं यही आशा करूँगा। और तब तक ले दीजिएगा मुझे इजाज़त। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।